आज यार इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कहानी कैप्टन और कोचेस की एंड हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड इंडियन क्रिकेट। किस विजन के साथ कैप्टन्स आए, कोचेस आए, किस किस तरह से चीज़ें चेंज हुई, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज। पर सर, इससे पहले हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, मैं जानना चाहूँगा कि वाई डू यू फील दिस टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट टू इवन डिस्कस? क्योंकि यार मुझे लगता है क्रिकेट काफ़ी हद तक आगे जाके फुटबॉल जैसा हो जाएगा। क्रिकेट ना मुझे ज़्यादा क्लोज टू फुटबॉल लगता है एज अ गेम दैन अदर स्पोर्ट्स जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स लाइक रग्बी एंड ऑल, बिकॉज ज़्यादा टैक्टिक्स ये सब पे है कि बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट नहीं है। वैसा नहीं है कि मतलब तो क्रिकेट बॉल कैन हिट यू, पर वो नहीं है कि किसी को मुक्का मार रहे हो, या रग्बी की तरह उतना एग्रेसिव गेम नहीं। इट्स मोर ऑफ अ टैक्टिशियन गेम। इसलिए मुझे लगता है कि कोचेस का जो एवोल्यूशन हुआ है और जिस तरह से कैप्टनसी टैक्टिक्स इसमें आती हैं, वो इनफैक्ट अगले डिकेड्स में आने में तो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा, बिकॉज काफ़ी एक सिमिलर स्किल्स वाले प्लेयर्स टीम्स के पास होंगे, बिकॉज गैप्स भरता जा रहे हैं। तो वहाँ पे यही शायद सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट आने वाला है कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम शायद इतना अच्छा नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मुझे लगा कि हम अभी थोड़ा इंसाइट दें कि लास्ट 50 साल में जो इंडियन क्रिकेट ने देखा है, उन्होंने कैसा ये एवोल्यूशन होते हुए देखा है एंड हाउ व्हाट वी आर सीइंग टुडे, मतलब कि मैचअप्स ये सब बातें वहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। ओके, सो कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करते हैं फिर हम? एंड मुझे लगता है जो रीसेंट अगर मैं क्रिकेट हिस्ट्री की बात करूँ, स्टार्ट तो 1932 से हुई है, बट जो असली गेम चेंजर हुए ना, जिन्होंने एक्चुअली में कैप्टनसी स्टैटिक्स ये टैक्टिक्स एंड ऑल को इम्पॉर्टेंट बनाया, वो मतलब मंसूर अली खान पटौदी हैं, जो कि सैफ अली खान के पिताश्री हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वो अपना एक आंख एक्सीडेंट के कारण लूज़ कर गए थे और उसके बाद भी खेले हैं। बट ही वॉज वन गाय हु ब्रॉट इन स्ट्रैटेजीज लाइक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, ये सब चीज़ें ये डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं सिर्फ कैप्टनसी की बात करूँगा, स्टैटिस्टिक्स ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ की। बट ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी बहुत ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है, कभी इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले पॉडकास्ट में, कि ट्रायोज ऑफ स्पिन लेके आए, फिर स्पिन कॉन्ट्रेट बना, किस तरह से हम बाहर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जीतने की, नोइंग दैट कि हमारे पास पेसर्स तो है नहीं है। और ये पहला जो एक कह लो ना, बिकॉज कमिंग फ्रॉम दैट नवाब, कमिंग फ्रॉम दैट लेगेसी ऑफ लाइक बीइंग रूलिंग एंड ऑब्वियसली बैटल्स एवरीथिंग, उन्होंने क्रिकेट को एक प्रॉपर बैटल फील्ड की तरह सोचना शुरू किया। ओके, और उनका फ़ायदा भी हुआ। हमें न्यूजीलैंड में अवे सीरीज़ मिली, हम न्यूजीलैंड में अवे सीरीज उनके अंडर जीते, घर में जीतना शुरू हुए, मतलब विनिंग बिकेम अ टेस्ट फॉर इंडियन टीम उस टाइम पे, अंडर मंसूर पटौदी अली खान। हाँ, तो उसके बाद 1971 के बाद क्रिकेट इंडिया की थोड़ी फॉर्मलाइज होनी शुरू हुई। तो उस टाइम पे अजीत वाडेकर, जो बाद में इंडिया के कोच भी रहे और बहुत सेलिब्रेटेड आई थिंक पर्सन इंडियन क्रिकेट के हैं, जिन्होंने बहुत सारे डिफरेंट रोल्स प्ले किए हैं, ही बिकेम द कैप्टन। और उनकी कैप्टनसी में उन्होंने स्टार्स ढूंढे लाइक गावस्कर एंड ऑल, ये सब लेके आए वो। और तभी पहली बार कोचेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जो इनिशियली मैनेजर्स होते थे। मैनेजर्स का काम क्या था, किट बैग से लेके सब कुछ वही कर रहे होते। अगर आपको 83 मूवी याद हो, तो वहाँ पे जो हमारे मैनेजर थे वहाँ पे मान सिंह जी, वही सबके किट बैग भी इकट्ठे कर रहे थे, वही टिकट्स भी प्लान कर रहे थे, सब कुछ। मतलब वो ओवरऑल मैनेजर ज़्यादा थे, कोच कम थे, मतलब ओवरऑल वो कहानी थी। तो केके तारापुर सबसे पहली बार इंडिया के इस तरह से मैनेजर बने थे 1971 में, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम चीज़ें करने लगे थे। और उसका फ़ायदा हुआ था कि हम इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज़ में दोनों में टेस्ट सीरीज जीते थे अवे। हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा के आए थे और वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हरा के आए थे। नो डाउट वेस्ट इंडीज़ को हराना उस टाइम पे डिफिकल्ट था, बट इतना इन्विंसिबल नहीं था जितना बाद में हुआ 76 एंड ऑल के बाद, जब उनका क्वार्टेट बना। पर तब भी पेसर्स थे उनके पास, ग्रिफिथ्स थे, मतलब वॉल्स थे, काफ़ी हॉल्स थे, मतलब काफ़ी सारे। ये जो हम सीरीज जीतने की बात कर रहे हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ये कब कौन सा था? उसमें ऑस्ट्रेलिया में तो हम कभी जीते ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो जीते ही नहीं, वेस्ट इंडीज़ में, वेस्ट इंडीज 1971। तो उसके बाद फिर सीरीज ऑफ मैनेजर्स आने शुरू हुए। हेमू अधिकारी आए, फिर गुलाब राय रामचंद आए, देन थोड़े और अलग तरह के लोग भी निकल के आए, जैसे कि दत्ता गायकवाड़ थे, वो आए। फिर एक बहुत कलरफुल पर्सनालिटी जिनका बहुत इम्पैक्ट रहा है क्रिकेट के ऊपर और ओवरऑल स्टारडम ऑफ क्रिकेट के ऊपर भी, सलीम दुरानी, क्योंकि उन्होंने बाद में मूवीज़ भी ज्वाइन की थी। ही जॉइंड बॉलीवुड एंड डिड कपल ऑफ मूवीज़ ऑल्सो। वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, वेरी आई वुड से
ऑलराउंड पर्सनालिटी रहे वो भी इंडिया के अराउंड लेट 70s अर्ली 80s में मैनेजर कम कोच बने। पर ये मेरे को आप डिफरेंस बताओ कि वाई दे वर कॉल्ड मैनेजर्स बैक देन नॉट कोच। क्योंकि तब ये माना जाता था कि प्लेयर को शायद कुछ स्किल सिखाने की ज़रूरत नहीं है, प्लेयर तो ऑलरेडी बन के आया है, जो होता है वो तो ग्राउंड पे होता है। थॉट प्रोसेस ये था, कभी ये नहीं था कि हाँ स्ट्रैटेजीज भी कोई चीज़ होती है। स्ट्रैटेजीज कैप्टन का काम और स्किल डिस्प्ले जो है वो बेसिकली प्लेयर्स का काम। तो मैनेजर मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मैनेज करने टीम को, एक बस। प्रोफेशनलिज्म लेके आ रहे हैं कि आपकी बुकिंग से लेके आपका हर चीज़। अगर आपने 83 मूवी देखी उसमें बहुत ब्यूटीफुली आपने देखा है, पोर्ट्रे हुआ है कि मान सिंह जो उनका रोल है वो काफ़ी हद तक यही थे, जबकि वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह चुके थे मान सिंह। वो 5 मैचेस खेले हैदराबाद के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि क्रिकेट क्या चीज़ है, पर आपने देखा कि वहाँ कभी वो क्रिकेट के अंदर इंटरफेयर तो नहीं कर रहे। मोर ऑफ ऑपरेशनल काम ज़्यादा था, ऑपरेशनल काम ज़्यादा था, तो वो चीज़ें ज़्यादा थी। तो सलीम दुरानी ने आके पहली बार थोड़ा फील्डिंग पे इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू किया था कि उनको लगा कि नहीं यार थोड़ी प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है। उसके बाद मतलब उस टाइम तक कैप्टन्स भी चेंज हुए, देन गावस्कर बने कैप्टन। गावस्कर के बाद अगले कैप्टन फिर कपिल देव आए। उससे पहले इवन गावस्कर की कैप्टनसी में एक और बड़े इंटरेस्टिंग मैनेजर कम कोच आए थे जिनका नाम अशोक मंकड़ था। अब मंकड़ वर्ड सुनते आपके दिमाग में कुछ आता होगा? जिनके नाम पे ये मैनकैडिंग है, ये उनके फादर के नाम पे था, वीनू मंकड़। अच्छा। वीनू मंकड़ इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑलराउंडर्स में से रहे हैं, मतलब बिफोर कपिल देव एंड ऑल। और उनके बेटे अशोक मंकड़ इंडिया के लिए आई थिंक 22 टेस्ट मैचेस खेले, नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक उन्होंने हर तरह बैटिंग हर जगह की, बट कभी वो क्लैरिटी नहीं मिल पाई, जबकि उनके अंदर टेक्निकल स्किल बहुत था। तो ही ऑल्सो बिकेम द मैनेजर कम कोच ऑफ इंडियन टीम इन 1981-82 के आसपास। डिड वेल, बट देन 83 वर्ल्ड कप आया, तब उनको लगा सबको कि यार ये ऐसी चीज़ है जिसे पल्ला झाड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, कि कुछ बनना तो यहाँ पे है नहीं है। वो तो मूवी में भी दिखाती है, सब कुछ आपने देखा। तो फिर उस टाइम पे जो हमारे PR मान सिंह हैं उनको लेके आए कि भाई आप संभालो और आप इस टीम को लेके जाओ। और उसके बाद आधी टीम का तो प्लान वही था कि वेकेशन आराम से बना के आएंगे। और कितनी बार तो ऑब्वियसली ये भी लगता था कि कपिल देव मे बी जो इंग्लिश में हाथ टाइट है, उस चक्कर में सब इंटरव्यू में जोश में बोल गए कि वी आर हेयर फॉर टू विन। तभी तो वो मूवी में भी दिखाते हैं कि वो बात करते हैं कि यार व्हाट कम अगेन। तो वहाँ फिर 83 वर्ल्ड कप जीते। 83 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमारी कहीं ना कहीं जो एक इमेजिनेशन एट द कंट्री लेवल है वो चेंज हुई। उसके बाद 83 से 87 के बीच में तो PR मान सिंह ही रहे, 87 वर्ल्ड कप भी वही रहे थे पर मैनेजर। इसमें एक चीज़ मेरे को पहले पूछनी है, 83 वर्ल्ड कप जीतने में मान सिंह का कोई मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑपरेशनल क्रिकेट लेवल पे कोई उनका रोल था? यार उस टाइम पे ना जो बाद में भी हुआ इंडियन टीम के साथ कि आपको प्लेयर इमोशनल मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट थी। कि आपने देखा हो तो उसमें वो भी छोटी छोटी चीज़ें उनके एंटीडोट्स आते रहते, जहाँ जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को वो करते रहते थे। कि इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द प्लेयर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि टूर्स छोटे नहीं होते थे उस टाइम पे, क्योंकि आप गए इंटरनेशनल खेलने तो ज़रूरी नहीं होता था कि आप सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेशनल सीरीज़ खेलने गए हैं। अब सीरीज़ से वहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस भी खेलते थे, काउंटी के मैचेस खेलते थे, A टूर B टूर, बहुत कुछ होता था। मतलब 2-2.5-3 महीने का पूरा एक टूर हो जाता था एक सिंगल सीरीज़ के आसपास। दैट इज़ वाई इतने मैचेस होते नहीं थे, क्योंकि ट्रैवल करना इतना ईजी नहीं था, एक्सपेंसिव बहुत था। तो होता था गए हैं तो काफ़ी कुछ हो, तो होगा कि आप उनके कॉलेज टीम्स के साथ भी खेल रहे हो, उनके क्लब टीम्स के साथ भी खेल रहे हो, उनके डोमेस्टिक टीम्स के साथ भी खेल रहे हो, एंड देन फाइनली आप उनकी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल सीरीज़ होती। तो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ टुडे। तो इतने बड़े टूर्नामेंट के साथ, इतने बड़ी सीरीज़ के साथ लॉजिस्टिक्स वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी। और प्लस होम सिकनेस वो चीज़ें, क्योंकि ऐसा तो था नहीं आपके पास मोबाइल्स हैं, सोशल मीडिया है, चीज़ें तो बहुत डिफरेंट थी। तो वो पर्सनल लेवल पे भी प्लेयर्स को मैनेज करना इतना ज़्यादा ईजी होता नहीं था। तो वो एस्पेक्ट पे ज़्यादा काम होता था, क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ पे इतना काम नहीं होता था। तो उसके बाद ऑब्वियसली कपिल देव भी हटे कैप्टनसी से, फिर दोबारा गावस्कर बने कैप्टन। गावस्कर की कैप्टनसी में हम वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज़ जीते ऑस्ट्रेलिया में। ही वांटेड टू गो आउट एज अ कैप्टन कि मैं अब नहीं करना आता, उन्होंने फाइनल से पहले ही बता दिया था। बट देन जो मैनेजमेंट ने उनको कहा कि आप लंबा रुकें, बिकॉज उनको लग रहा था कि जो रवि शास्त्री नेक्स्ट ऑर्गेनिक हेयर टू द क्राउन है वो अभी उतने प्रिपेयर्ड नहीं है। और 85 के बाद ऐसा हुआ कि रवि शास्त्री को लगा शायद ज़्यादा ही अभी वो मेच्योरिटी नहीं आई है, तो कपिल देव को दोबारा बना दिया। 87 वर्ल्ड कप वॉज द पिविटल मोमेंट इन द इंडियन क्रिकेट
हिस्ट्री जहाँ से अच्छा? गेम चेंज हुई है। 83 नहीं था, 83 था इस पर्सपेक्टिव से कि उससे पहले आप देखो 75, 79 एंड 83 तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए हैं। तो 87 में पहली बार हमने एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेशर से और सब चीज़ों से धक्के से वर्ल्ड कप इंडिया बुलाया। फिर हम ऑब्वियसली फाइनेंसेस के कंसर्न से हमने रिलायंस को मनाया, उन्होंने स्पॉन्सर किया, उनको भी लगा कि इट इज़ एन इवेंट वे वी कैन पुट आवर कंपनी ऑन द वर्ल्ड मैप, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रिलायंस वर्ल्ड कप। तो प्लान ये था उस वर्ल्ड कप का कि उसमें भी पीआर मान सिंह ही थे मैनेज करते, कि यहाँ से इंडिया जीतेगी फाइनल्स, वहाँ से पाकिस्तान जीतेगी फाइनल्स, और दोनों का फिर फाइनल सेमीफाइनल्स इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत के, क्योंकि इंडिया का इंग्लैंड के साथ था और उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनका उधर पाकिस्तान में था, इंडिया का यहाँ मुंबई में था, वहाँ जीत के दोनों को पहुँचा दिया जाएगा ईडन गार्डन्स फॉर द फाइनल्स एंड इट विल बी वन स्पेक्टिकल। एक प्राइवेट जेट तैयार किया गया था पाकिस्तान में कि जैसी पाकिस्तान जीतेगी उनको उठाया जाएगा वहाँ से, वो आएगा मुंबई, और अगला दिन मैच था मुंबई में इंडिया इंग्लैंड का, इंडिया इंग्लैंड से जीतेगी और उनको दोनों को टीमों इकट्ठे लेके फिर लेके जाया जाएगा ईडन गार्डन्स, और ईडन गार्डन्स में 1 लाख बंदा वो मैच देखने वाला था। हुआ क्या, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया, और इंडिया बहुत ब्रिलियंट स्वीप शॉट स्ट्रैटेजी जो लगाई, जैसे कारण इंडियन स्पिनर्स को माइक गैटिंग और उनकी टीम ने नलिफाई कर दिया और इंडिया को इंग्लैंड ने हरा दिया। और उस प्लेन में कौन चढ़ी 2 टीम्स? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। और जब वहाँ पहुंची और उन्होंने देखा कि 1 लाख लोग देखने आए ये चीज़ें, तो उनको लगा कि शायद अब जो वर्ल्ड क्रिकेट है उसका फोकस शिफ्ट हो रहा है। और उसके कुछ सालों बाद तो ओपन लाइसेंसिंग आ गया, फाइनेंस इतना आ गया, चीज़ें आ गई, पर वो 87 ने सबका दिमाग घुमाया। तो उसके बाद फिर बीसीसीआई को भी लगा कि शायद और प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो वर्ल्ड कप डिबैकल के चक्कर में बिकॉज ऐसा नहीं हो पाया, तो कपिल देव वॉज मेड द स्केपगोट, प्लस उनका शॉट भी क्रिटिसाइज हुआ था जो उन्होंने सेमीफाइनल्स में खेला था, क्योंकि तब तक इंडिया मैच में थी, तो उन्होंने बहुत रिस्पॉन्सिबल शॉट खेला था। तो फिर दिलीप वेंसरकर को बनाया, बिकॉज इस टाइम पे वर्ल्ड नंबर 1 बैटर थे वो 86 में जो रेटिंग्स आई थी एंड ऑल में। एंड दिलीप वेंसरकर भी थोड़ी फायरी पर्सनालिटी थे, कभी आर्टिकल लिखाते थे, कभी कुछ कराते थे, बीच में रेबल क्रिकेट मैच खेलने चले गए थे यूएस में सारी टीम को लेके, तो बड़ा कुछ हुआ, तो वो भी सस्पेंशन खेलते रहे। तो रवि शास्त्री उस दौरान वाइस कैप्टन थे, बीच में कैप्टन बने। फिर बीच में जो जिस डेब्यू सीरीज़ थी सचिन तेंदुलकर की 89 में, उसमें फिर श्रीकांत भी बने कैप्टन एक ही सीरीज़ के लिए। काफ़ी कुछ हुआ, बट उस सीरीज़ के बाद ना इंडिया को लगा, बीसीसीआई को लगा कि अगर क्रिकेट को एक बड़ा स्पोर्ट्स बनाना है इंडिया में, तो चीज़ों को और प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ अ कोच काइंड ऑफ थिंग हुई, वो 1990 में हुई, 1990 में जाके। तो मतलब 19 साल तो हम झूलते ही रहे, क्योंकि यार पैसा भी नहीं था, चीज़ें भी नहीं थी। वर्ल्ड कप जीतने के भी 17 साल बाद, 7 साल बाद, 7 साल बाद हम लेके आए, क्योंकि यार 87 के बाद पैसा फ्लो नहीं लगा ना। जब देखा कि रिलायंस वर्ल्ड कप वॉज अ बिग कमर्शियल सक्सेस, तब समझ आया कि चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कि हाँ ये चीज़ें। अच्छा, उससे पहले वर्ल्ड कप्स वर नॉट कमर्शियल सक्सेस फॉर एनीवन। नहीं, इंग्लैंड के लिए थे ना, इंडिया के लिए थोड़ी था। वहाँ तो मतलब 75, 79, 83 तो अलग ही दुनिया थी ना। तब तो वो एशिया को तो कुछ समझते ही नहीं थे ना किसी भी एंगल से। वी वर नॉट द पार्ट ऑफ द बिग 2 जो कह लो, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की कहानी थी। हम उस इकोसिस्टम का पार्ट थोड़ी थे, हमें तो कोई काउंट भी नहीं करता था। तो यहाँ से हमारी बेसिकली कहानी चेंज होनी शुरू हुई। तो अब 90 में टूर बना न्यूजीलैंड का, सेना कंट्री टूर था, बिकॉज न्यूजीलैंड फिर इंग्लैंड, फिर हमें जाना था ऑस्ट्रेलिया, और ऑब्वियसली उस टाइम पे सेना में एस तो था ही नहीं, बिकॉज साउथ अफ्रीका तो अपार्थाइड के चक्कर में बैंड ही था। तो उन टूर्स में लगा कि यार अब ये इंटरनेशनल टूर्स हैं। तो इंटरनेशनल टूर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब स्किल सेट की भी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट होगी, थोड़ी और स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा इंडिया को। अब इंडिया के बाहर भी जीतना ज़रूरी है। तो वहाँ फिर हमने इंट्रोड्यूस किए हमारे बिशन सिंह बेदी। तो ही वॉज इन ट्रू सेंस आवर फर्स्ट कोच एवर, नॉट द मैनेजर बट द कोच। और उससे क्या हुआ, चीज़ें थोड़ी बदली। क्यों? बिकॉज अब तक जो रिंग मास्टर था, द अल्फा मेल ऑन द क्रिकेट ग्राउंड, एक ही बंदा था, कैप्टन। उसके डिसीजन चलते थे, वही सब कुछ थे। और उस टाइम में कैप्टन भी नए आए, अजहर। और अजहर ना बड़े डिफरेंट तरह की पर्सनालिटी हैं,
he might not be very expressive on the field, but he's a very serious guy, very serious, and pretty much थोड़ा वो भी हैं कंट्रोल फ्रीक अपने हिसाब से. तो मे बी ही माइट नॉट गिव यू दैट आई थिंक स्टेयर ऑन द ग्राउंड कि तूने कुछ गलत किया एंड ऑल, बट वो बैक स्टोरीज बननी शुरू हो जाती थी. उनके भी काफ़ी चर्चे रहे हैं, सिद्धू से लड़ाइयाँ, बहुत कुछ हुआ है, एंड वी नो दैट उनका काफ़ी कलरफुल सा टेन्योर रहा है. तो बिशन सिंह बेदी भी ऐसे फायरी से बंदे थे, कभी भी कुछ भी बोल देंगे स्टेटमेंट्स. न्यूजीलैंड टूर पे भी ऐसी कहानियाँ आई बीच में जहाँ पे उन्होंने प्लेयर्स को खड़का दिया, कैप्टन को मीडिया में क्रिटिसाइज़ कर दिया. तो इंग्लैंड सीरीज़ में जो ग्राम क्रूज का 100 आया तब भी ये कहानियाँ उठी. तो इसके चलते ही वॉज नॉट अ गुड फिट, बिकॉज आप दो अल्फा मेल साथ नहीं रख सकते. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोचिंग और कैप्टनसी में अगर एक बंदा डॉर्मेंट है तो चीज़ें बहुत बढ़िया चलेंगी, अगर दोनों डॉर्मेंट है तो चीज़ें कुछ भी नहीं चलेंगी, अगर दोनों खतरनाक है फिर तो तबाही ही तबाही है. तो अजहर, इवन दो माई नेवर पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज एन अल्फा मेल, बट बिहाइंड द सीन्स एवरीबडी न्यू कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले इंसान है. तो उनके साथ बिशन सिंह बेदी की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं चलती थी. और बिशन सिंह बेदी का भी क्या है ना, जितना मैंने उनको स्टडी किया, इंटरव्यू सुनी है, चलो अब तो ही इज़ नॉट देयर एनी मोर इन दिस वर्ल्ड, वो भी अपने स्टाइल के इंसान थे, वेरी अप्रोचेबल ऑल्सो. मतलब ही लिव्स द वर्ल्ड, मतलब ही लिव्ड द वर्ल्ड, मतलब लिव्ड इन दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हिज ओन रूल्स. मतलब उनका ये था कि अगर मेरे अकॉर्डिंगली इकोसिस्टम चल रहा है तो गुड है, नहीं है तो आई डोंट गिव इट अ डैम. मतलब वो, आप ये सोचो कि जब कैप्टन भी रहे हैं तो कैसे कैसे चीज़ें रही हैं. 76 में बाउंसर्स पड़नी शुरू हुई वेस्ट इंडीज़ से, तो मैच छोड़ के आगे इनिंग्स फोरफीट कर दी. 81-82 में पाकिस्तान सीरीज चल रही थी, एम्पायर्स बहुत पार्शल थे, बिल्कुल डार्क अंधेरे में मैच होने लगा तो मैच छोड़ दिया. मतलब इस टाइप की चीज़ें कि मतलब एक स्टांस लेने वाले बंदे थे, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने वाले. और ये ना उस टाइम पे इतना कॉमन नहीं था, इसलिए नहीं था बिकॉज हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी नहीं थी. वी वर लाइक प्रिटी डोमिनेंट, प्यारे प्यारे से टाइप लोग, जो मतलब कल्चर्ड, मतलब जेंटलमैन्स गेम उस टाइप वाले बंदे. तो कहीं ना कहीं वो उस आइडियोलॉजी के चक्कर में भी मिसफिट थे. तो टॉप मैनेजमेंट को भी लगा कि यार शायद ही इज़ नॉट द राइट फिट. तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर आ रहा था इंग्लैंड टूर के बाद, बड़ा इंपॉर्टेंट टूर था, और उसके बाद आगे वर्ल्ड कप भी था, बीच में बेंसन एंड हेजिस कप भी था, बड़ा कुछ था. तो वहाँ पे फिर हमने थोड़ा सा अब्बास अली बेग को लेके आए हम, तो उनको कोच कम मैनेजर लेके आए, और पर टूर वाज डिजास्टर. इंडिया हैड अ हॉरिबल सीरीज बिकॉज उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया वाज गोइंग लिटिल डाउनहिल. तो इंडिया वाज, मतलब वो माना ऐसा गया था, उस टूर को ऐसे बोला गया था कि इट इज़ समर ऑफ इंडियन क्रिकेट, कि वी आर गोइंग टू स्टीम रोल दिस ऑस्ट्रेलियन टीम, एंड देन वर्ल्ड कप में भी हम वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स में से होंगे, बिकॉज वी वर द ब्लेंड ऑफ गुड ओल्ड एक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक अजहर, दो नॉट वेरी ओल्ड बट स्टिल, और उसमें आपके पास रवि शास्त्री थे, आपके पास कपिल देव थे, गुड सीजन प्लेयर्स, एंड ऑल्सो द यंगस्टर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, जवाहरलाल श्रीनाथ. तो वी हैड अ गुड ब्लेंड ऑफ ओल्ड एंड न्यू. तो लग रहा था कि ये तो हमारा गेम होने वाला है, बट इट वॉज अ डिजास्टर टूर. हम टेस्ट सीरीज़ बुरी तरह हारे थे, हम एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाए थे, जबकि सिडनी में हम बहुत क्लोज आए, और बेंसन हेजिस कप में हमारा कुछ नहीं बना. देन वर्ल्ड कप में तो हम सेमीफाइनल्स भी नहीं पहुंच पाए, टॉप 4 में भी नहीं लैंड किए. तो उसके बाद ऑब्वियसली जो हमारे अब्बास अली बेग थे उनको भी रास्ता दिखा दिया गया. वहाँ फिर कमान संभाली इंडिया के एक बहुत सेलिब्रेटेड कैप्टन ने, जिनका नाम था अजीत वाडेकर, 1971 के हीरो, एंड अ वेरी रिस्पेक्टेड फिगर इन दैट सर्कल्स, कि हाँ यार कि बंदे में दम है, इसको लेके आते हैं. और अजहर भी तब तक थोड़े हट गए थे, 2-2.5 साल की कैप्टनसी हो गई थी, और उनको एक हथियार भी मिल गया था, जिसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर, नहीं अनिल कुंबले. अच्छा. तो इंडिया में 92 से लेके 94 के बीच में जो मैचेस हुए, टेस्ट मैचेस, उसमें 14 टेस्ट मैचेस हम ऑन द ट्रॉट जीते थे. अच्छा. मतलब तो ये जो हम कहानियां आज सुनते हैं उस टाइम से शुरू हो गया था. मतलब 2-2.5 साल हमें कोई हरा ही नहीं पाया था. और इंग्लैंड की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम, जो मतलब इंडिया आई थी, वो 3-0 हमसे बुरी तरह हार के गई थी. वाइट वॉश किया था हमने उनको अच्छे से. तो ऑब्वियसली उस टाइम पे जो ये डोमिनेंस आई 90s में, कि हम घर में हारते ही नहीं थे, वो बेसिकली अजहर और अजीत वाडेकर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस था, जिसके चलते हमने ऑलमोस्ट इनविंसिबिलिटी क्रिएट कर ली थी अपने अराउंड. 96 तक भी वही रहे कोच, अजहर तो कैप्टन थे ही.
वर्ल्ड कप में उनसे उम्मीदें थी क्योंकि विल्स वर्ल्ड कप जो था वो इंडिया में था, तो सबको था कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, टीम भी अच्छी थी हमारी, बट सेमीफाइनल ऑफ दैट वर्ल्ड कप आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड इन दैट मैच। तो ईडन गार्डन्स में हमने टॉस जीत के पहले फील्डिंग ले ली, जबकि वो विकेट क्रम्बल हो रही थी, तो पूरी तरह हारे, क्राउड पागल हो गई, आग लगी, बहुत कुछ हुआ। बीसीसीआई को लगा कि शायद ये अपनी इमेज बचाने का एक मौका है, तो उस टाइम पे कैप्टन या कोच में से कोई एक स्केपगोट बनता, तो पहले कोच का नंबर आया, तो उसमें अजीत वाडेकर चले गए कोचिंग से बाहर, फिर आए एक और नए इंसान संदीप पाटिल। अब संदीप पाटिल भी ना एक बड़े डिफरेंट तरह के पर्सनालिटी थे। अजीत वाडेकर इज अ वेरी शांत काइंड ऑफ अ गाय, आई मीन नॉट से कि नॉट एग्जैक्टली एन अल्फा मेल, बट वो अजहर के साथ अच्छा था कि अजहर ऑलवेज टुक द सेंटर स्टेज, एंड मेजॉरिटी ऑफ दैट लोगों को पता भी नहीं होगा अजीत वाडेकर इंडिया के भी कोच भी रह चुके हैं। मतलब वो 90s में ही बिकेम द पोस्टर बॉय, मतलब जो अजहर थे, कि ही रूल्ड द रूस्ट, ही वाज लाइक द मोस्ट सेलिब्रेटेड आई थिंक क्रिकेटर इन इंडियन सर्कल्स। इवन सचिन से भी बड़ा नाम था पहले, तो धीरे धीरे सचिन अभी आ रहे थे, द यंग अपकमिंग स्टार, बट नेवर एवर अजीत वाडेकर ट्राइड टू टेक द सेंटर स्टेज। तो वो कहानी ब्रिलियंटली चल रही थी कि हाँ, कि जो हम कहते हैं कि एक ही अल्फा मेल होना चाहिए, वो चीज़ काम कर रही थी कि एक हमारे पास कैप्टन है जो शायद ज़्यादा बोलते नहीं है फील्ड पे, बट पीछे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रखते हैं, और एक बहुत ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट एंड अ वेरी गुड मैन मैनेजर अजीत वाडेकर एग्जिस्ट करते हैं, जिनका खुद की भी एक लेगेसी है, जिनको पता है कि हाँ ही हैज़ सीन इट ऑल वाला चीज़। वर्ल्ड कप डिबैकल के बाद बिकॉज इतना हंगामा हुआ, इतना कुछ हुआ, बड़ा कुछ उठना शुरू हुआ, मैच फिक्सिंग, ये बड़ी बातें आनी शुरू हुई, तो ऑब्वियसली उनको बाहर जाना पड़ा। अब संदीप पाटिल अगेन अपने आप में बड़ी फायरी सी पर्सनालिटी है। अगर आपने वो 83 मूवी भी देखी हो तो दिख जाता है कि वो रंगीन इंसान रहे हैं वो भी। इवन उन्होंने भी बॉलीवुड में काम किया है एंड ऑल, तो उस टाइप की चीज़ें रही हैं। तो ऑब्वियसली वो जो अजहर के साथ उनकी भी पर्सनालिटी ज़्यादा चल नहीं पाई। तो जब इंग्लैंड टूर इंडिया गई और वो काफ़ी बड़ा डिबैकल हुआ इंग्लैंड टूर, जबकि हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छे डायमंड्स मिले, लाइक सौरव गांगुली मेड अ कम बैक, टेस्ट डेब्यू हुआ, राहुल द्रविड़ मिले, पर उसके बावजूद भी टाटा बाय बाय बोल दिया गया संदीप पाटिल, क्योंकि ऑब्वियसली वो अजहर के साथ उनकी कहानी सेट नहीं बैठ रही थी। बट सिंस द ट्रबल मेकर कैन नॉट बी जस्ट द कोचेस, देन बीसीसीआई थॉट कि यार हम कैप्टन को इतना लीवे क्यों दे रहे हैं, कि परफॉर्मेंसेस तो कैप्टन से भी नहीं आ रही, नो डाउट आर होम डोमिनेंस इज देयर, बट नाउ 90s में आप ये सोचो कि उस टाइम तक, मतलब 94 में तेंदुलकर ने 100 करोड़ की वर्ल्डटेल के साथ डील कर ली थी, तो उतना लेवल ऑफ पैसा आना शुरू हो गया था। 92-93 में तो केबल टीवी आ गया था, स्क्रूटनी बढ़ गई थी, हर चीज़ें ओपन थी, तो वहाँ उनको लगा कि वी कैन नॉट जस्ट कीप हाइडिंग द कैप्टन अंडर द कार्पेट एवरी टाइम, अब कहानी चेंज होएगी। तो उस इंग्लैंड टूर से चीज़ें चेंज हुई, फिर एक नया कैप्टन और नया कोच आया। नए कैप्टन हमें पता है 23 साल के सचिन रमेश तेंदुलकर, और बहुत सेलिब्रेटेड उनका आई थिंक अराइवल हुआ था, बिकॉज यंग डायनामिक बैटर, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड, शायद उस टाइम पे बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड बाय सम डिस्टेंस, एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी एज अ कोच जिनका नाम हम पहले से जानते हैं, मदन लाल, जो 83 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के ऑलराउंडर थे। तो इंटरेस्टिंग कहानी, और स्टार्ट बहुत अच्छी हुई। बीजीटी पहली बार आई 96 में, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इंडिया में दिल्ली में टेस्ट मैच, एक इनोवेटिव सी चीज़ की, हमने 9 मोंगिया से ओपन करवाया, 150 मार दिया, ऑस्ट्रेलिया को हमने बुरी तरह रौंदा, 7 विकेट से हराया, एंड गुड स्टार्ट। उसके बाद टाइटन्स कप आया, वहाँ हम जीते, बड़े अच्छी विक्ट्री हुई। साउथ अफ्रीका इंडिया आई, उनको हमने 2-1 से हराया। थिंग्स वर लुकिंग ब्रिलियंट फॉर एवरीवन, दैट सचिन हैड 2 domestic test series in the bag, BGT and South Africa test series, Titans Cup ट्राई सीरीज विद ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, और उस टाइम की साउथ अफ्रीका अलग बीस्ट थी, उनको फाइनल्स में रौंदा, तो थिंग्स वर लुकिंग हंकी एंड डोरी फॉर अस कि ब्रिलियंट चल रहा है, बहुत से चल रहा है। फिर हम गए साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच खेलने, डरबन में हमारी धज्जियाँ उड़ी। फर्स्ट इनिंग्स 100 ऑल आउट, सेकेंड इनिंग्स 66 ऑल आउट, 300 से ज़्यादा रन से हम हारे। केपटाउन टेस्ट भी हारे। उसके बाद जोहानिसबर्ग में वी हैड अ वेरी क्लोज चांस ऑफ विनिंग द मैच, बट बारिश ने किसी तरह से साउथ अफ्रीका को बचा लिया। लगा क्योंकि उस टाइम पे एम्बिशंस बढ़ने लग गए थे ना, कि अब क्रिकेट इज नाउ बिकमिंग अ
religion in India. We have to capture the imagination of the world because a lot of brands are coming to India. It has to now become a more, I would say, bigger thing for us. तो हम घर में सिर्फ जीत के काम नहीं चला सकते, हमें बाहर भी जीतना है, हमें वो वर्ल्ड पार बनना है. वही आप सोचो, जो IPL हुआ उसकी कंसेप्चुलाइजेशन 96 से शुरू हो चुकी थी. तब 50 ओवर से सोचा था पहले, करते करते उसे 10-12 साल लग गए मटेरियलाइज होने में. तो हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स की तरफ तो बहुत सीरियसली शुरू हो चुके थे. उसके बाद वेस्ट इंडीज टूर आया, बहुत अच्छा जा गया था. बारबाडोस टेस्ट में हमें 120 रन चाहिए थे और हम 81 पे ढेर हो गए. जो कि मतलब सचिन भी आज तक कहते हैं कि ये मैच कैसे हारे, हम समझ नहीं आया. तो फिर से अब किसी पे तो गाज गिरनी थी और आप अपने बेस्ट बैटर को, जिसके अराउंड पूरा इकोसिस्टम घूमता है, आपकी सारी PR, सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ बिल्ड करती है. was already a multi-millionaire also, you have to understand, because he has so much power. And plus he was not doing anything wrong. अब उसको तो नहीं सैक कर सकते, तो किसी को तो बाहर निकलना ही था. तो फिर कोच गए मदन लाल साहिब. तो उसके बाद फिर आए अंशुमन गायकवाड़. वेरी गलेबल काइंड ऑफ अ पर्सन, वेरी मतलब जब खेलते भी थे तो चश्मों के साथ, बाउंसरी भी खाई हैं चश्मों के साथ, हॉस्पिटल भी गए हैं. मतलब वो इंसान जो मतलब टफ बंदा, बट कभी अपना ऐसे कुछ नेगेटिव एक्सप्रेसिव चीज़ें नहीं करेगा. उनके साथ तेंदुलकर की जेलिंग बहुत ब्रिलियंट हुई. तो चीज़ें सही शुरू होनी लगी धीरे धीरे कि हाँ. बट सचिन की खुद की फॉर्म गिरी, मैच फिक्सिंग की कहानी चल रही थी. बिकॉज दैट केमिस्ट्री वॉज गेटिंग बेटर एंड लग रहा था कि शायद इंडिया को रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं. तो और फैक्टर्स थे इंडियन टीम में जिनको लग रहा था कि कहानियाँ शायद उनकी इक्वेशंस के साथ नहीं बैठ रही. ऑब्वियसली क्योंकि पावर हेड्स बन रहे थे इंडिया में. तो एक अजहर कैंप था, एक सचिन कैंप था. तो कोच और कैप्टन में अल्फा मेल वाली लड़ाई नहीं थी, बट कैप्टन और एक सीनियर प्लेयर के बीच में वो अल्फा मेल वाली लड़ाई थी, शुरू हो गई थी. और सचिन को वैसे ही डाउट था कि परफॉर्मेंसेस सही नहीं आ रहे हो. तो बाद में पता चला कि कहानी कुछ और है. मैच फिक्सिंग वाला एंगल तो बहुत बाद पता चला, पर सस्पेशन दिखने लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है. तो अल्टीमेटली 97 एंड आता था, सचिन भी गिव अप कर गए, तो उन्होंने कैप्टनसी ही छोड़ दी. तो 98 में अजहर बिकेम द कैप्टन. Then Gaikwad तो वैसे से gullible से person थे, and Sachin started focusing on his game. He never became the part of that leadership group for that period. So he was always like giving his best for the team. और फिर अल्फा मेल की कहानी कहाँ गई? अजहर भाई साहब, ठीक है ना, उनके पास चली गई और इंडिया ने फिर जीतना शुरू किया. पहले हम इंडिपेंडेंस कप जीते बांग्लादेश में, जिसमें बहुत प्यारा चेस फाइनल में हुआ 316 रन का, जिसमें कनतकर ने एंड में चौका मार के जिताया. हमने पहले भी अपने पॉडकास्ट में उसकी बात की. उसके बाद BGT हुई जहां ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई, हमने उनको बुरी तरह रौंदा. फिर कोका कोला कप जहां पे सचिन की वो ट्विन 100, चीज़ें बढ़िया होनी शुरू हो गई. तो ऑब्वियसली फिर 98 के एंड में हम न्यूजीलैंड टूर गए. वहाँ थोड़ा काम ख़राब हुआ, बट एटलीस्ट हम वनडे सीरीज़ 2-2 करके वापस आए. 99 में पाकिस्तान आई, बढ़िया सीरीज़. फिर एशिया कप टेस्ट सीरीज़ हुआ, हम वहाँ पे हारे. तो सचिन को कि गायब हुए उसके बाद तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत टिप, क्योंकि सचिन बैक इंजरी आई उनकी. तो एकदम क्लियरली दिखा कि ये शायद कैप्टन कोच केमिस्ट्री नहीं काम कर रही है, ये शायद सचिन की ब्रिलियंस है जो टीम को आगे खींच के लेके जा रही है. अनिल कुंबले की ब्रिलियंस है जो टीम को शायद होम मैचेस जितवा रही है. तो पहली बार वो डाउट्स उठने शुरू हुए. और जब वर्ल्ड कप का डिबैकल हुआ 99 का, फिर सबकी पेशेंस खत्म हो गई. तो सितंबर 2099 में फाइनली वी थॉट नाउ वी नीड टू चेंज एवरीथिंग. तो कैप्टन भी बदला और कोच भी बदला. पर अब फिर से प्रॉब्लम क्या हुई कि 2 अल्फा मेल्स फिर इकट्ठे हो गए, जिनका नाम था सचिन, रमेश तेंदुलकर एंड कपिल देव. और हम सबको पता है कि कपिल देव भी अपना बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाले इंसान है और एक बहुत ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस से भी आते थे. और ये ना पीरियड बहुत अलग था. पता है क्यों? 99 में ना द वर्ल्ड क्रिकेट वाज मूविंग इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, क्योंकि साउथ अफ्रीकन कोच बॉब वुल्मर हैड रेवोल्यूशनाइज्ड द वे क्रिकेट इज प्लेड. तो 99 वर्ल्ड कप मुझे अच्छे से याद है. मिड मैच के अंदर उनके कोचिंग के रिगार्डिंग उन्होंने टिप्स देने शुरू किए थे. ऐसी चीज़ें आती थी जिसमें बाकी सारे कैप्टन कोचेस इन्वॉल्व होते थे, एंड बहुत ही ज़्यादा अहेड ऑफ इट्स टाइम बातें होती थी कि जहाँ डेटा की बातें हो रही हैं, सब हो रहा है. इंग्लैंड 99 में डंकन फ्लेचर को ले आए, जो 83 में जिम्बाब्वे के कैप्टन थे, जो 175 वाली नॉक खेली थी कपिल ने उस टाइम पे. बहुत ब्रिलियंट डेटा ड्रिवन कोच जिन्होंने टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों को एम्ब्रेस किया, जोड़ा. वहाँ बुकनन आ गए थे ऑस्ट्रेलिया के पास. तो ऑल दीज
powerhouses of cricket were deep into data, bringing in some very amazing matchups, all those things. उससे फिटनेस पे काम हो रहा था, बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स में आ चुकी थी, और इंडिया अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच में फंसी हुई थी. मतलब जहाँ पे कपिल देव यूज्ड टू बिलीव कि यार 22 यार्ड डिसाइड करते हैं, ये चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती. ठीक है, तो और वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. यहाँ पे सचिन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. इंडिया होम सीरीज हुई न्यूजीलैंड से, हम वहाँ पे सिर्फ 1-0 से जीते, जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम रौंद के जाते. और मोहाली में तो हम 83 ऑल आउट हुए फर्स्ट इनिंग्स में. अच्छा, तब भी वो टेस्ट मैच हम ड्रॉ कर गए थे और सीरीज 1-0 जीते. पर ऑस्ट्रेलिया जाके तो हमारे बिल्कुल धागे ही खुल गए, यू कैन से. वी बैडली लॉस्ट इन ऑस्ट्रेलिया. 3-0 टेस्ट सीरीज हारे, एंड उसके बाद हम इवन जो उसके बाद CB सीरीज थे उसमें भी हम फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए. फिर वापस आए, जो घर में हम जीत रहे थे, कोई हमें आके नहीं हरा पाता था. ऑलमोस्ट डिकेड्स हो गए थे ऐसा. वहाँ भी हम हारे. 2000 में हम साउथ अफ्रीका से 2-0 टेस्ट सीरीज हार गए. वहाँ फिर सचिन को लगा बस अब मेरे बस का नहीं है कैप्टनसी, आई नीड टू स्टेप डाउन, बिकॉज कहानी सही नहीं चल रही अब. क्योंकि ऑब्वियसली वो पावर सेंटर्स तो नहीं थे, बिकॉज अजहर वॉज नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स. बट शायद कोच के साथ भी केमिस्ट्री सही नहीं चल रही थी. शायद हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स की तरफ भी नहीं जा रहे थे. हम बहुत आउटडेटेड टीम बन गए थे उस एरा में, जब मैचअप्स, टेक्नोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ कमिंग very deeply into cricket. मतलब the world was moving towards the next decade. हम शायद एक decade पीछे थे. तो that is where Sachin said कि यार शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यार मैं कर नहीं पाऊंगा. And then Ganguly out of the blue became the captain. And ये बहुत अनएक्सपेक्टेड थे गांगुली. 2000 yes, because अजहर तो नहीं बनाना चाहते थे उस टाइम पे. और फिर और एक क्या नई चीज़ नोटिस करोगे, 96-97 से लेके 2000-2001 तक एज एन ODI बैटर, I think Ganguly was even able to outnumber Sachin also. अगर आप इन वॉल्यूम ऑफ रन्स की बात भी करो, 100s की बात करो, इंपॉर्टेंट इनिंग्स की बात करो, तो बहुत बार शैडो करा मतलब गांगुली ने सचिन को, जिसकी ज़्यादा बात होती ही नहीं है. तो ऑर्गेनिक हेयर टू द क्राउन भी डेफिनेटली वो बनते थे. तो ऐसा नहीं था कि उनको धक्के से कैप्टनसी मिली, तब तक द्रविड उस लेवल पे नहीं आ पाए थे. द्रविड का पीक 2001 ईडन गार्डन नॉक के बाद आना शुरू हुआ है. तब तक द्रविड वर इनफैक्ट स्ट्रगलिंग ऑल्सो एट टाइम्स टू बी इन द टीम. टेस्ट तो नहीं, पर डेफिनेटली वाइट बॉल में, वनडे में. तो देन कपिल देव प्लस गांगुली केम टुगेदर, बट तब बम फटा. नेक्स्ट लेवल मैच फिक्सिंग. जो ODI सीरीज थी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसमें फ़ोन कॉल टेप हुई, पता चला कि हैंसी क्रॉनी और कुछ प्लेयर्स मैच फिक्सिंग कर रहे हैं. फिर अजहर तक कहानी आई, अजय जडेजा तक कहानी आई, फिर इवन कपिल देव तक का भी नाम आया. उस सब के चलते प्रेशर बना कपिल देव पे कि शायद अब कहानी एज अ कोच चल नहीं पाएगी, बिकॉज उनको टेस्टिमनी के लिए बुलाया, बहुत कुछ हुआ. तो सितंबर 2000 में, बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी ऑफ 2000, जिसमें हम कीनिया खेलने गए, कपिल देव ने क्विट कर दिया, या कह लो कि उनसे कहा गया कि आप हट जाएं. अब एकदम से कोच तो आ नहीं सकता था, तो फिर अंशुमन गायकवाड़ को कहा गया कि आप वापस आए, बिकॉज दैट केमिस्ट्री वाज वर्किंग परफेक्टली. मतलब ही वाज वर्किंग ब्रिलियंटली विद बोथ द कैप्टन्स. मतलब वो कभी एज अ कोच उन्होंने, अगर आपने देखा हो तो बड़े, जब वो कोका कोला कप में फाइनल्स में सचिन जब 134 स्कोर करके आते हैं, तो द वे अंशुमन गायकवाड़ एम्ब्रेसेस हिम, अगर आपने वो वीडियोस देखे हो, या इवन जब कुंबले ने 10 विकेट ली, जिस तरह से अंशुमन गायकवाड़ भागते हुए ग्राउंड की तरफ जाते हैं, अगर आपको विजुअल्स याद हो, तब वो क्लियरली दिखता था कि एक इंसान था जो यूज्ड टू टेक प्राइड इन हिज टीम्स परफॉर्मेंस. तो गलेबल से इंसान उनको लेके आए, और उनके दोबारा कोच आने पे ऑब्वियसली पता था कि इंटरिम कोच ही हैं, कि कुछ बड़ा सोच रही है इंडियन टीम भी. आए बिकॉज मेथड्स तो वही थे पुराने, बट एटलीस्ट ही वॉज गुड एट मैन मैनेजमेंट, जो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी भी था, बिकॉज कॉन्फिडेंस इन इंडियन क्रिकेट वॉज एट इट्स लोएस्ट. लोगों को लग रहा था कि जीतते थे तो भी मैच फिक्सिंग है, हारते थे तो पक्का ही लगता था मैच फिक्सिंग है. इंडियन क्रिकेट से भरोसा उठने लग गया था उस टाइम पे. तो उस टाइम पे फिर चैम्पियंस ट्रॉफी में नए प्लेयर्स भी आए, जहीर खान आए, आपके युवराज सिंह आए, उन सबको मैनेज किया, फाइनल्स तक लेके गए. फाइनल्स हम फिर हार गए, फिर क्वेश्चंस उठने शुरू हुए. तो जब फाइनल्स चैम्पियंस ट्रॉफी का हारे, तो BCCI को लगा कि ये चीज़ें ना ख़राब हो सकती हैं. और उसके बाद कोका कोला कप भी था, जिसमें श्रीलंका अगेंस्ट 54 ऑल आउट हो गए थे. मतलब 7 पे 30 रन देके 7 विकेट ली थी मुरलीधरन ने. ये वही टाइम, अब अगर अब मेरे को इक्वेट करना हो, मतलब अब मेरे को बता देना, आई कैन बी रॉन्ग, पर जैसे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो हाल चल रहा है,
क्या वो टाइम इंडिया के लिए था उस टाइम पे? यार थोड़ा डिफरेंट था, मतलब ऐसा नहीं था हमारा टैलेंट नहीं था, बट एक जो मार्केट वैल्यू थी ना, वो एज अ क्रिकेट जो एज अ प्रोडक्ट रखता था वो जीरो हो गया था. मैं पर्सनल स्टोरी काफ़ी बार बता भी चुका हूँ कि माई मदर वॉज एन आर्डेंट क्रिकेट फॉलोअर. मतलब व्हेन शी वाज एक्सपेक्टिंग मी, तब भी वो अपनी प्रेगनेंसी में भी 5-5 दिन टेस्ट मैच देखते थे. तो मतलब मेरे को लगता है शायद क्रिकेट मुझे वहीं से विरासत में मिला. बट जब वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल हुआ ना 2000 में, दैट वाज द लास्ट टाइम शी सॉ एनी लाइव मैच. शी कंप्लीटली क्विट क्रिकेट. उनके लिए WWE मोमेंट हो गया कि बिल्कुल पता सही. चल गया कि ये तो नकली है, कुछ wrestling तो गड़बड़ है. देखना छोड़ दिया. उसके बाद तो ऐसा होता था कि मैं उनके रूम में जा रहा हूँ एंड वो कोई सीरियल देख रहे हैं, मैं मम्मा 5 मिनट स्कोर देख लूँ, क्या फ़ायदा, सब तो फिक्स होता है. मतलब दिस इज़ हाउ शी यूज टू. जो somebody जिसने पूरे 5-5 दिन के टेस्ट मैच देखे हैं, उनके लिए 5 मिनट का स्कोर भी मेरा देखना बर्दाश्त नहीं होता था. चीज़ें इतनी ख़राब हुई. तो अंशुमन गायकवाड़ को भी फिर ऑब्वियसली इंटरिम कोच ही लग रहे थे, पर अब लगा इंडियन क्रिकेट को क्या करें. 2 प्रॉब्लम्स थी. एक, हम उस एरा में ना लगातार फाइनल्स तक पहुंच रहे थे पर हार रहे थे. दूसरा, अब लग रहा था कि शायद ना एक इंडियन एट द हेल्म ऑफ थिंग्स होगा ना, तो शायद वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं आएगा. तो बिकॉज ऑब्वियसली मैच फिक्सिंग वाज सच अ बिग थिंग. तो ओवरऑलिंग की बहुत ज़रूरत थी इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स ऑल्सो, in terms of professionalism also, and in terms of image building also. So that was the first time we started looking for a foreign coach. तो फिर उसमें आए जॉन राइट, बिकॉज मैन मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छे. रीज़न क्या है ना यार, अब प्रॉब्लम क्या है कि हम एशियंस बहुत डिफरेंट है फ्रॉम यूरोपियंस या इवन फ्रॉम द वाइट पीपल, बिकॉज हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स थिंग्स बहुत डिफरेंट है. हम इमोशनल लोग हैं, हमारी मैन मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट है. हमारा ना प्रोफेशनलिज्म उस टाइम पे तो कहीं पे आसपास में भी नहीं और था. डिसिप्लिन भी नहीं थे. डिसिप्लिन भी नहीं थे कि वर्क इज़ वर्क, पर्सनल लाइफ इज़ पर्सनल लाइफ, वो सब चीज़ें नहीं थी. मतलब बहुत अलग सी कहानी थी. मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में जिस तरह से प्रोफेशनलिज्म से चीज़ों को देखा जाता था, यहाँ पे काफ़ी प्लेयर सेंट्रिक था. कि मतलब अगर सचिन तेंदुलकर इज़ हाईली डिसिप्लिन, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, तो वो उनकी खुद का स्किल था. इकोसिस्टम उनको वैसा नहीं मिलता था. ऐसा नहीं था कि उनके आसपास लोग ऐसे थे. हाँ, ही माइट बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर अदर्स टू बिकम मोर डिसिप्लिन, बट ऑर्गेनिकली ही नेवर यूज टू गेट दैट फ्रीडम और दैट एनवायरमेंट, आई वुड से. तो जॉन राइट की कसरी बात क्या थी, ही वॉज अ वेरी गलेबल काइंड ऑफ अ गाय. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. 92 वर्ल्ड कप में ही वॉज द वाइस कैप्टन, एंड मार्टिन क्रो जो बहुत सेलिब्रेटेड क्रिकेटर रहे हैं, अब तो दुनिया में नहीं है, कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी, ही वॉज द कैप्टन. तो पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल था, उसमें बहुत अच्छे से न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था, बट मार्टिन क्रो गॉट इंजर्ड, तो ही कुड नॉट टेक द फील्ड. तो मार्टिन क्रो वॉज अ वेरी रिवोल्यूशनाइज्ड, मतलब रेवोल्यूशनरी कैप्टन, जिन्होंने बहुत क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज किया. ही कुडंट टेक द फील्ड, जॉन राइट बिकेम द कैप्टन, ही कुड नॉट एग्जीक्यूट दोज प्लान्स एंड न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स हार गया था एंड पाकिस्तान फाइनल पहुंच गया था. तो बड़े ट्रेडिशनल इंसान थे वो भी. ऐसा नहीं था कि वो बहुत टैक्टिकली ब्रिलियंट थे या बहुत अमेजिंग टेक्निक्स एंड ऑल लेके आ रहे थे, बट अमेजिंग मैन मैनेजमेंट स्किल, समबडी हु कुड बी ट्रस्टेड. एक फेस वैल्यू थी उनकी कि ऑनेस्ट आदमी है, बढ़िया आदमी है, वो निटिग्रिटीज और वो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द गेम समझता है, जो इंडियंस के साथ बहुत ज़रूरी है. सबसे बड़ी बात कि एक अल्फा मेल कैप्टन था उस टाइम पे. गांगुली वी नो स्टिल इज दैट अल्फा मेल. उनके साथ ही कैन बी दैट गलेबल गाय हु इज नॉट गोइंग टू कम इन द पाथ ऑफ द वे गांगुली वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट द टीम. उस टाइम जो नंबर 1 पर्सन इन द इंडियन क्रिकेट थे वो गांगुली थे. तभी वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली चला पाए कि मैं इसको लाऊंगा, इसको नहीं लाऊंगा. मैं बीजीटी आ गई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, कुंबले अवेलेबल नहीं है तो हरभजन को लेके आऊंगा. इसका डिसिप्लिनरी इशू है, कोई बात नहीं, पुट मी इन द फायरिंग लाइन. कल ये नहीं चलेगा, मुझे सैक कर देना. तो गांगुली वॉज दैट काइंड ऑफ अ गाय हु यूज्ड टू बैक पीपल, यूज्ड टू ब्रिंग ऑल दोज. एंड पहली बार इंडियन क्रिकेट में भी डेटा आना शुरू हुआ, छोटी छोटी चीज़ें आनी शुरू हुई, ठीक है ना, बट नॉट ऑन अ वेरी अमेजिंग टेक्निकल स्केल, आई वुड से. तो बट स्टार्ट हो गया, मतलब ऑब्वियसली बिकॉज जॉन राइट लेके आए एंड ऑल्सो नॉट दैट अल्फा मेल. तो इंडिया बहुत अच्छा किया, बीजीटीज में जीता, फिर उसके बाद हम हेडलिंग टेस्ट मैच जीते, हमने लॉर्ड्स में वो जो नैटवर्थ ट्रॉफी जीती, हमने वेस्ट इंडीज जाके एक टेस्ट मैच जीता. टेस्ट मैच जीतने हम शुरू हो गए, फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया. हमें आइडली बीजीटी जीतना चाहिए था वहाँ पे, बट वो नहीं हो पाया. चलो फॉर XYZ रीज़न हम पर जो सिडनी टेस्ट मैच था उसमें अपनी पुअर फील्डिंग कह लो या थोड़े पुअर इंपायरिंग डिसीजंस कह लो, उस चक्कर में वो सीरीज़ नहीं जीत पाए, सीरीज़ पर ड्रॉ हुई. उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी ड्रॉ करवाना भी बड़ी अचीवमेंट थी. उसके बीच में वर्ल्ड कप भी आया 2003 का, 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी भी आई. चैंपियंस ट्रॉफी में हम जॉइंट विनर बने. ICC ट्रॉफी मतलब हमारे पास 19 साल बाद आई.
2003 के वर्ल्ड कप भी हम फाइनल्स में हारे और जिस टीम से हारे पता था कि वो अलग लेवल पे बैठी है, बट हम वहां तक पहुंचे। तो अब एरा देखो, वी वर डूइंग सो वेल। इवन ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद तो हम हिस्टोरिक पाकिस्तान टूर पे गए, वहां पाकिस्तान को रौंद के आए। वहाँ पहली बार फॉरेन सॉइल पे उनके मतलब पाकिस्तान की सॉइल पे हम टेस्ट मैच सीरीज जीते, ओडीआई सीरीज जीते, मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें होने लगेगी। इंडिया क्रिकेट बिकेम, आप ये सोचो कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इंडियन क्रिकेट बिकेम सो ह्यूज दैट at that time the ruling party of the country, BJP, planned their entire election campaign, India Shining, around that series. उनको लग रहा था कि ये गुडविल जेस्चर सीरीज इतनी ज़्यादा लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर करेगी कि हम इसके साथ अपना इंडिया शाइनिंग कैंपेन को क्लब कर देंगे और हम इलेक्शन जीत जाएंगे। मतलब आप सोच रहे हो कि तो पीआर जो हम आज बात करते हैं वो इस लेवल पे पहुंच गई कि अब क्रिकेट उस पीआर मतलब नेशनल लेवल पीआर पे अब बड़ी चीज़ हो गई। बड़ी चीज़ हो गई कि उस टाइम पे आप रूलिंग पार्टी, जो यंग रूलिंग पार्टी थी रिलेटिवली, could take this risk that just at the time of elections we were in parallel having this India-Pakistan series. पर उसका तो नुकसान ही हुआ। और चलो वो नई इलेक्शन में काम हो पाया, और भी बहुत रीजंस थे, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी फॉर सम अदर डे। तो फॉर सम अदर चैनल एज वेल, नॉट फॉर दिस चैनल। हाँ, मतलब ऑब्वियसली नॉट फॉर अस। तो कहानी चेंज हुई वहाँ पे, जब सेंटर में गवर्नमेंट चेंज हुई तो पावर सेंटर्स भी चेंज हुए, बिकॉज ऑब्वियसली फिर जो जगमोहन डालमिया थे जो चीज़ों को रूल कर रहे थे, जो कह लो कि आप थोड़ा बहुत ईस्ट लॉबी से आते थे, गांगुली को बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग भी थी उनसे बिकॉज ऑफ सेम रीजन एंड एवरीथिंग, वहाँ से पावर सेंटर शिफ्ट होना शुरू हुआ टुवर्ड्स वेस्ट। उस टाइम पे फिर शरद पवार स्टार्टेड बिकमिंग प्रोमिनेंट, बट ऑब्वियसली बीसीसीआई एंड गवर्नमेंट का उतना डायरेक्ट कोरिलेशन अभी था नहीं, देयर वर स्टिल सर्टेन लेयर्स इन इट, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी पावर दिखती भी नहीं थी किसी को, पॉलिटिशियंस को लगता नहीं था कि हाँ इंपॉर्टेंट है, इतनी पावर है नहीं, वो शायद ज़्यादा पावर बॉलीवुड में दिखती थी, तो बॉलीवुड के साथ ज़्यादा डीप कनेक्शन से इधर अभी इतना होना शुरू नहीं हुआ, तो दैट्स वाई वो थोड़ा कह लो कि इंटरिम पीरियड था फिर भी मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग के पास। तो बीजीटी हुई इंडिया में 2004 में, पिवटल मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट। हमारे कैप्टन गांगुली वाज प्रीटी मच आउट ऑफ द फॉर्म, बट वी एक्सपेक्टेड दैट वील स्टीम रोल दिस ऑस्ट्रेलियन साइड, बिकॉज घर जाके इतना बुरा हाल करके आए थे उनका, तो इंडिया में क्यों नहीं। पहला टेस्ट मैच हारे, सेकंड टेस्ट मैच चेन्नई में जीत रहे थे अच्छे से, 200 रह गए थे चेस करने को, 10 विकेट हाथ में थी, बारिश पड़ गई। तीसरा टेस्ट मैच था नागपुर में, जो आता है विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर, और वो था गढ़ हमारे शरद पवार भाई साहब का, जो कि नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट बनना चाहते थे। बीसीसीआई प्रेसिडेंट, आईसीसी प्रेसिडेंट, वो वाला रूट देखना चाहते थे, तो उस विकेट को दे दिया एकदम ग्रीन हार्ट विकेट। तो नागपुर क्रिकेट एसोसिएशन ने ऐसी कहानी की, गांगुली गए, देखा उन्होंने विकेट, उन्होंने अपने आप को अनफिट डिक्लेयर कर दिया, तो गांगुली बैक्ड आउट ऑफ द टेस्ट मैच एज अ कैप्टन। तो राहुल द्रविड़ हैड टू स्टेप इन। सचिन तेंदुलकर का कमबैक था उस मैच में, उससे पहले वो इंजर्ड थे, तो इंडिया बुरी तरह हारा, 300 समथिंग से हारा, तो बीजीटी गई क्योंकि 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी, 2-0 हम पीछे हो गए। तो ऑब्वियसली वो कह लो कि अब आप उसकी बैक स्टोरी सोचो, बैक स्टोरी क्या थी बेसिकली, कि पावर टसल किन में था, टॉप बीसीसीआई पोजीशन के लिए था, कि जगमोहन डालमिया को हमने अब रिप्लेस होते देखना है, बट उनके जो अल्फा मेल है सौरव गांगुली, उनको पहले हमें गिराना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक होम सीरीज डिफीट बड़ी चीज़ थी ना, तेंदुलकर भी तो उसी से बाहर गए थे, तो उसके बाद से फिर कहानी चेंज होने लगी। अब इन द मीन टाइम जॉन राइट पे भी पहले गाज गिर सकती थी, अब ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि क्रिकेट और गवर्नमेंट का उतना स्ट्रॉन्ग अमालगमेशन अभी नहीं था, तो समबडी हैड टू बिकम द स्केपगोट। तो वो जब लोहा गर्म होना शुरू हुआ, ठीक है ना, किसी को तो बाहर जाना था, तो 2005 मई के अराउंड जॉन राइट, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम भी काफ़ी हो गया था, इतना लंबा तो कोई कोच रहे ही नहीं थे, 5 साल के टेन्योर वाले तो ऑलमोस्ट, तो उनको बाहर कर दिया गया। एंड देन गांगुली लेके आए एक ऐसे आदमी को जो उनको लगता था कि मेरा ट्रस्टवर्दी आदमी है, दैट वाज ग्रेग चैपल, क्योंकि ग्रेग चैपल ने उनको ऑस्ट्रेलिया टूर पे जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो ब्रिस्बेन टेस्ट मैच से पहले टेक्निकली काफ़ी हेल्प किया था। उस टाइम गांगुली वो स्ट्रगलिंग एज अ बैटर, और द ब्रिस्बेन उन्होंने 144 किया था, बहुत प्यारा,
आउट ऑफ द ब्लू, और ब्रिस्बेन इज लाइक गाबा का घमंड वाला गाबा, और वहाँ आपको पता है कि आफ्टर पर्थ दैट इज द सेकंड डेडलीस्ट विकेट, और प्लस वहाँ लेटरल मूवमेंट भी होता है तो और मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे सचिन तेंदुलकर LBW हुए थे, वही बकनर, फेमस LBW ऑफ बकनर, तो वहाँ पे मतलब 144 बहुत बड़ी नॉक थी, और उसने उस सीरीज का मोमेंटम भी बनाया था। तो गांगुली के तो रडार पे थे कि यार अब ना हमें शायद और टेक्निकल सुप्रीमेसी की जरूरत है, तो वी नीड टू ब्रिंग इन दिस गाय हु इज टेक्निकली मच मोर साउंड। तो एक गांगुली जी की वो थी है। हाँ, ग्रेग चैपल केम ऑन हिज रिकमेंडेशन, बिकॉज आप ये सोचो ना, ग्रेग चैपल इतने सेलिब्रेटेड कैप्टन रहे हैं। जॉन राइट की तो कैप्टनसी स्टोरी मैंने इसलिए बताई क्योंकि अब यहाँ कनेक्ट कर रहा था कि जॉन राइट वॉज अ वेरी कंजर्वेटिव कैप्टन। मतलब इवन मार्टिन क्रो काफ़ी उनसे नाराज रहते थे, बिकॉज उनको लगता था कि सेमीफाइनल, इसलिए हालांकि जो मैंने उसे बातें बोल के कही थी उसने उसका उल्टा किया या उसने अपना दिमाग लगाया। ऑन द कॉन्ट्ररी, ग्रेग चैपल तो वो इंसान थे जो अंडर आर्म बॉल के लिए भी फेमस हुए हैं, सब चीज़ें हुई हैं, और बहुत डायनेमिक फायरी कैरेक्टर थे, बहुत फायरी कैरेक्टर थे। मतलब कि 75 वर्ल्ड कप में उनके भाई आयन चैपल के बाद जब वो कैप्टन बने तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को अपने घर बुला के रौंदा था, जो सीरीज़ जो हमने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट वाले पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया था। तो इतने फायरी कैरेक्टर को, पर टेक्निकली भी बहुत साउंड थे, एज अ बैटर भी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड थे अपने एरा में, 50+ की एवरेज, ये सब चीज़ें, प्लस वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली। तो अब लगा कि इंडियन क्रिकेट को एक्स्ट्रा टेक्निक की भी जरूरत है इफ वी वांट टू डू वेल इन सेना एंड ऑल। बिकॉज अब हमारा टेस्ट मैच जीतना ख्वाब नहीं था ना, अब हमारा सीरीज जीतना ख्वाब था। तो गांगुली को लगा आई एम ब्रिंगिंग द राइट गाय, एंड ऑल्सो आई एम ब्रिंगिंग इन समबडी हु इवन इफ पावर टसल हैपन्स, और अगर डालमिया साहब बाहर भी गए और मेरे तक नंबर आएगा तो मैं ऑलमोस्ट चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहा हूँ। हुआ उसका उल्टा, बिकॉज ऑब्वियसली वो जैसे जैसे ऊपर से कहानी शिफ्ट होनी शुरू हुई डालमिया जी से पवार जी की तरफ, यहाँ गांगुली साहब की फॉर्म भी डिप होने लगी, तो उनके पैर भी थोड़े थोड़े अब खिसकने शुरू हो गए। तो वहाँ उनको लगा कि यार एक ट्रस्टवर्दी बंदा तो मेरा है ही है, तो कहानी तो बदलेगी नहीं। बट ग्रेग चैपल को दिखा कि अब वर्ल्ड क्रिकेट इज रन थ्रू इंडियन क्रिकेट, तो अगर मैं इसका नंबर 1 बन जाऊं तो आई बिकम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। यस। तो वहाँ उन्होंने टीम में हल्की हल्की दरारें डालनी शुरू की, ख्वाब दिखाने शुरू किए लोगों को, और आइडेंटिफाई किया कि कौन गांगुली के कोर के लोग हैं। जहीर खान, हरभजन सिंह, इन सबको बाहर किया। तो जहीर खान वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम, हरभजन वॉज साइडलाइंड। धीरे धीरे जो युवराज, ये जो गांगुली के, सहवाग, इवन सहवाग वॉज ऑल्सो ड्रॉप्ड। अगर आपको याद हो सीरीज में 2007 की जो इंग्लैंड सीरीज थी उसमें तो सहवाग आए भी नहीं थे। तो ये जो गांगुली के कोर वाले लोग थे उनको हटाया, नया कैप्टन आया द्रविड, एंड ही वॉज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, बिकॉज द्रविड इज नॉट योर अल्फा मेल काइंड ऑफ पर्सनालिटी ना, गलेबल से इंसान है। उनको तो टेक्निकली इन्फॉर्मेशन मिल रही है, डेटा मिल रहा है, सब मिल रहा है, ही इज हैप्पी। तो चीज़ें सही चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रहा था, और ग्रेग चैपल की ग्रिप बढ़ती जा रही थी क्योंकि सारी मीडिया स्टेटमेंट सब कुछ वही दे रहे थे। तो और राहुल द्रविड़ वाज लाइक कि ठीक है यार, सीरीज जीत रहे हैं, सब हो रहा है, हमें क्या जा रहा है। तब आया 2007 वर्ल्ड कप, जहाँ एक्सपेक्टेशन थी कि हम फिर फाइनल पहुंचेंगे, फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनली होना है, और हम पहले मैच में बांग्लादेश से हार गए। और वो जबकि वो बोलते हैं कि टीम ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी इंडिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में से, उस एरा की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से। वी हैड एवरीथिंग कवर्ड। फिर ऑब्वियसली अब इतना बड़ा बैकलैश हुआ उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत बड़ी बात हो गई थी। आपकी 2007 आप 2003 वर्ल्ड कप में आप फाइनल तक पहुंच रहे हो, जबकि तब आपकी ऑन पेपर टीम इतनी स्ट्रांग थी भी नहीं। उसके बाद बात होनी शुरू हुई, उसके बाद बात होनी स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद आपने करा भी, अचीव भी करा बहुत कुछ ड्यूरिंग दोज 4 years। एंड 2007 का तो कैंपेन ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ होगा, कि कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है। क्योंकि नई टैक्टिक्स भी लेके आया ना, सचिन को नंबर 4 पे भेजा व्हेन ही वाज आवर मोस्ट सेलिब्रेटेड ओपनर, ठीक है ना। सहवाग को पिक्चर से बाहर किया, उथप्पा को लेके आए, बड़ा कुछ हुआ यार उस एरा में। मतलब ईशांत शर्मा, यंगस्टर्स निकले, रोहित शर्मा, ये सब इन पाइपलाइन आने शुरू हुए। चलो रोहित शर्मा उस मतलब ग्रेग चैपल के अंडर नहीं आए, पर एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2006 के वो प्रोबेबल्स में आए। कहानी शिफ्ट हुई, मतलब इंडियन क्रिकेट के अंदर एक फोकस एरिया चेंज हुआ। मतलब इट वाज रन विद द विजन ऑफ
आई वुड से ग्रेग चैपल, बिकॉज जॉन राइट ने आके भी चीज़ें बहुत चेंज की थी. जॉन राइट ने आके सबसे पहले तो जो यंग क्रिकेटर्स ड्रिंक्स उठाने वाले काम करते थे उन सबको ख़त्म किया था कि ये नहीं होगा, ये भी थॉट लीडरशिप का पार्ट बनेंगे. ठीक है ना. प्रेस जो हमारी टीम मीटिंग्स होती थी घंटों घंटों चलती थी. उन्होंने स्ट्रिक्ट 90 मिनट्स शेड्यूल लेके आए थे जॉन राइट कि 90 मिनट्स के बियॉन्ड नहीं जाएंगी चीज़ें. ठीक है. तो वो भी जो एक स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने भी दे दिया था. जैसे कि हाउ अ कॉर्पोरेट इकोसिस्टम रन्स, दिस इज हाउ दिस इंडियन क्रिकेट टीम इज गोइंग टू रन. दैट हमें एक प्रॉपर चीज़ें होंगी. बट ग्रेग चैपल टुक इट टू अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल. तो टेक्निकलिटीज उन्होंने इंडिया को बहुत ब्रिलियंटली सिखाई. हाउ यू कैन प्लान थिंग्स, हाउ यू कैन डू थिंग्स, बहुत अच्छे लेवल पे. तो टेक्निकलिटी वाइज हम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बन गए थे. दैट्स व्हाई वी थॉट दैट वी आर अप देयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बिकॉज नाउ वी हैव द प्लेयर्स एंड वी हैव द प्रॉपर स्ट्रक्चर टू इट ऑल्सो. बट 2007 में एवरीथिंग केम डाउन क्रम्बलिंग. एंड सबसे बड़ा रीज़न क्या था उस वक्त कि इमोशनल लेवल पे टीम में वो नहीं था, जेल्ड अप नहीं थी. यार चक्कर क्या होता है ना, आपने IPL टीम्स में देखा है, सब में देखा है कि टेक्निकलिटीज तो सारी के टीम्स के पास ही हैं, बट जो क्लैरिटी नहीं दे पाता रोल को लेके, जो वो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स को नहीं समझ पाता. देखो पता क्या होता है यार, सचिन तेंदुलकर वेंट थ्रू वन ऑफ द आई थिंक वर्स्ट फेजेस ऑफ हिज आई थिंक करियर उस एरा में. अब वो भी एक इंट्रोवर्टेड से आदमी है. ठीक है ना. टेक्निकल लेवल पे तो उनको खास ज़रूरत है भी नहीं है, बट अगर वो इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं एंड इफ़ ही थिंक्स दैट राहुल द्रविड़ इज़ नॉट काइंड ऑफ अ गाय बिकॉज मे बी ही इज़ द येस मैन ऑफ द कोच, एंड कोच तो बिल्कुल अप्रोचेबल ही नहीं है, तो वो अंदर ही अंदर उनके परफॉर्मेंस को खाना शुरू कर देगा. तो हेयर एंड देयर इट माइट कम, बट कलेक्टिवली अंडर हाई प्रेशर सिनेरियो शायद वो नहीं चलेगी कहानी, फट जाएगी चीज़. वो चीज़ थी कि प्रेशर कुकर बन रहा था बट नोबडी वाज एबल टू सी इट. कुछ उसके ग्लिम्पसेस दिख रहे थे. 2006 में जब हम साउथ अफ्रीका सीरीज़ में जीती हुई सीरीज़ हमने गिफ्ट की थी साउथ अफ्रीका को, तो दिखा था कि जिस तरह से मतलब हमने थर्ड टेस्ट मैच में एक बिल्कुल अमेजिंग सिचुएशन जहां हम अहेड इन द गेम थे बाय सम डिस्टेंस, हमने एक बॉटल अप किया था बुरी तरह. सचिन और द्रविड़ ने ऑलमोस्ट आई थिंक 14 ओवर में 26-28 रन मारे थे. बहुत बुरा हाल हुआ था और हम एक जीता हुआ मैच हार के आए थे. तो साइंस तो दिख रहे थे. इवन 2006 में पाकिस्तान हम गए, हमने फर्स्ट टेस्ट मैच बॉस किया, उसमें सहवाग और द्रविड़ की 400 प्लस की ओपनिंग पार्टनरशिप आई. हमने उससे अगला टेस्ट मैच बॉस किया, धोनी ने ऑलमोस्ट 150 मारा, इरफान पठान ने रन्स मारे, सब कुछ हो. उसके बाद थर्ड टेस्ट मैच इरफान पठान ने ओपनिंग ओवर में हैट्रिक ली. स्टिल हम वो टेस्ट मैच हारे, बुरी तरह हारे. आसिफ हमें समझ ही नहीं आए. तो वो दिख रही थी चीज़ें कि क्रंच मोमेंट्स में ये टीम बिखर रही है. साउथ अफ्रीका में हुआ वो चीज़ पाकिस्तान में हुआ, जो कि पहले नहीं हो रहा होता था. उससे पहले जो हमारी सीरीज थी हम वहाँ पे बेटर ही करके आ रहे थे, बट यहाँ इस बार कहानियाँ डिफरेंट हो रही थी. बट नोबडी वॉज एबल टू सी द बिगर पिक्चर इन द होल थिंग कि ये जो छोटे छोटे स्निपेट्स हमें दिख रहे हैं वो जिस दिन फटेंगे वो सब कुछ डुबा देंगे. तो 2007 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी बात क्या है कि द टूर्नामेंट वाज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे कि वंस द लीग मैचेस विल बी ओवर और जब हम क्वालिफायर्स एंड ऑल में पहुंचेंगे तो इंडिया पाकिस्तान मैच तो पक्का होगा. और इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर उस टूर्नामेंट के सारे कमर्शियल स्ट्रक्चर्ड थे. यहाँ से इंडिया निकल गई पहले ही, वहाँ आयरलैंड से पाकिस्तान भी हार गई. तो वहाँ तो कहानी इतनी ख़राब हुई कि बॉब विल्मर को अपनी जान ही देनी पड़ गई, बिकॉज वहाँ चीज़ें और ख़राब हुई. समझ नहीं आया ना वैसे आज तक वो हुआ क्या. बिल्कुल भी नहीं समझ. और बॉब विल्मर उस टाइम पे पाकिस्तान के कैप्टन थे, कोच थे, सब था, इंजमाम कैप्टन थे. चीज़ें किसी को नहीं समझ आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो इंडिया में भी तो फिर कुछ होना ही था. अगर वहाँ इतना कुछ हो, वहाँ तो कोच को जान से हाथ धोना पड़ा, तो यहाँ कोच को बाहर तो जाना ही पड़ना था. तो कोच गए, पर बहुत अगली हुआ, बहुत अगली स्पैट था. फिर एकदम से तो फॉरेन कोचेस को लेकर ट्रस्ट भी नहीं आया किसी को, बिकॉज हर कोई डर चुका था कि यार ठीक है सिस्टम ठीक है यार, तो अगर मेंटल बैलेंस ही नहीं होगा, इट्स लाइक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करना पॉसिबल ही नहीं है, परफॉर्मेंसेस ही निकल के नहीं आएंगे. और ये वो era है जहाँ पे ये भी लेबल कर दिया गया था कि राहुल द्रविड़ जो हैं ही सच अ यस मैन, कि कहीं ना कहीं ही वाज आल्सो द co-conspirator of this Greg Chappell. मतलब definitely he was not, ये तो 100% मैं कह भी सकता हूँ on front with the kind of personality he was, but वो इतना ज़्यादा yes man कैटेगरी में जा चुके थे कि he also kind of had to face the brunt of that. फिर बांग्लादेश सीरीज थी उसके बाद इंडिया की, तो वहाँ पे फिर लगा कि यार मैन मैनेजमेंट स्किल्स में एक इंसान ऐसा कौन सा है
जिससे एज एन इंटरिम कोच एंड ऑल लेके आया जा सकता है, who understands the Indian cricket really well, who's been part of the panels, part of the selection committees and everything. कौन ऐसा बंदा हो सकता है? Then interim coach आया था रवि शास्त्री बांग्लादेश सीरीज के लिए, for a short duration just to settle down the team. लालचंद राजपूत कब आए थे फिर? वो T20 वर्ल्ड कप. ओके. तो ये हुआ बांग्लादेश सीरीज जस्ट बिफोर द इंग्लैंड टूर. वहाँ पे रवि शास्त्री एज एन इंटरिम कोच आए थे जस्ट टू सेटल डाउन द टीम, कि जो वर्ल्ड कप डिबैकल के बाद सबके मोराल टूटे हुए हैं उनको वो उठा सके. रवि शास्त्री हे मैन कम लेट्स हैव अ ड्रिंक, वो मतलब ही इज लाइक वन वेरी प्रोफेशनल गाय आल्सो, जो एनर्जी फूंक देंगे, एनर्जी फूंक भी देते हैं, वो पर्सनालिटी थी उनमें. तो उसके बाद ऑब्वियसली दिख रहा था कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो है भी नहीं है, बिकॉज उनकी मीडिया कमिटमेंट्स थी, बहुत कुछ था, और उस टाइम पे इतना लुक्रेटिव भी नहीं लगता था ना इंडियन कोच रोल. मतलब लगता था कि अभी ठीक है चीज़ें. तो 2007 T20 वर्ल्ड कप आ गया इंडियन, वो तो हम पूरा पॉडकास्ट कर चुके हैं उसके ऊपर कि वो तो इंडियन BCCI रेडी भी नहीं थी उसके लिए कि वर्ल्ड कप होना भी चाहिए. वो तो थोड़ा एंटाई थे, तो हमने अपनी B टीम क्या C टीम ही भेजी थी, और कैप्टन भी नहीं, मतलब ना सहवाग रेडी थे ना युवराज रेडी थे, जो थर्ड इन द लाइन थे धोनी, उनको कैप्टन बनाया था. तो फिर वहाँ पे हमने जो हमने मैनेजर भेजे थे, कोच नहीं भेजे थे, जिनका नाम आपने अभी लिया, लालचंद राजपूत. तो ही बिकेम द मैनेजर, बट इंडियन कोर started finding the coach. Then कोच का रिकमेंडेशन दिया था सुनील गावस्कर ने कि यार फॉरेन कोच ही ढूंढते हैं बिकॉज प्रोफेशनलिज्म रहेगी, बट एक बंदा है, कोचिंग एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, बट बंदा बहुत ब्रिलियंट है बिकॉज मैन मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे हैं और टेक्निकली ऐसी जगह से आता है जिनको हम लुक फॉरवर्ड करते हैं, साउथ अफ्रीका. तो उन्होंने, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, गैरी कर्स्टन को सुनील गावस्कर ने ईमेल लिखी दैट वुड यू लाइक टू बी द इंडियन कोच, क्योंकि उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था गैरी कर्स्टन ने. तो गैरी कर्स्टन थॉट कि किसी ने फ्रॉड किया मेरे साथ, उन्होंने ईमेल का रिप्लाई भी नहीं किया. ही थॉट इट्स अ होक्स, आई एम नॉट इवन गोइंग टू रिप्लाई द मेल. उन्होंने फिर ईमेल करी, उनको लगा यार कुछ 2 बार ईमेल आई, कुछ तो है इसके पीछे. तो ही रिप्लाई टू दैट ईमेल, केम टू मुंबई आई गेस फॉर द इंटरव्यू, और वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे क्योंकि उनको तो पता भी नहीं था. तो वहाँ उनको अनिल कुंबले मिल गए. तो अनिल कुंबले कहते कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो अनिल कुंबले को कहते यार मैं तो कोच के रोल के लिए. तो अनिल कुंबले भी हंसे, वो भी हंसे, क्योंकि अनिल कुंबले इस टाइम इंडिया के कैप्टन थे. तो अनिल कुंबले हैड बिकम द कैप्टन, क्योंकि राहुल द्रविड़ के बाद अनिल कुंबले को कैप्टन बनाया था ना, बिकॉज ऑब्वियसली वो ट्रांजिशन तो करनी ही थी, कुछ तो लेके आना ही था नया, बिकॉज सबको एक वो ट्रस्ट राहुल द्रविड़ की लीडरशिप में सबका चला गया था बिकॉज वॉट ऑल हैड हैपेंड. तो इवन दो इंग्लैंड सीरीज हम जीते, अच्छा जीते, पर सोचो उसके बाद भी राहुल द्रविड़ हैड टू फेस द एक्स. वनडे टीम से तो उसके बाद कभी वो वापस आए ही नहीं. उसके इंग्लैंड टूर के बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी 7 मैच सीरीज के लिए. दैट वाज द लास्ट सीरीज द्रविड़ प्लेड फॉर इंडिया एवर इन ODIs. उसके बाद तो ही कुड नेवर मेक द कमबैक टू ODI टीम्स, कभी भी नहीं उनका मेरे ख्याल से. एंड क्या उनको फॉर्म की वजह से निकाला गया था या बिकॉज ऑफ, यार उससे पिछली सीरीज जो थी राहुल द्रविड़ की, उसमें उनका एक 99 आया था, एक 92 समथिंग आया था आई गेस. तो आई डोंट थिंक सो कि फॉर्म वुड बी द रीज़न, बिकॉज अगर इस तरह के आप नॉक्स दे रहे हो, सब कर रहे हो, और इंडिया 3-4 हारी थी नो डाउट वो सीरीज, बट राहुल द्रविड़ एंड सचिन वर द आउटलायर्स, इवन गांगुली. तो ऐसा भी नहीं था कि फॉर्म इतना कोई डिप था, बट ऑब्वियसली स्कीम ऑफ थिंग्स, बिकॉज वो ट्रस्ट फैक्टर भी तो उड़ जाता है ना कुछ लेके, और उनकी वो परफॉर्मेंसेस में भी दिखा. देन ही dipped as a test batter also significantly, because obviously this thing has never been talked much in public that what exactly he went through in that phase, but थोड़ा सा जो मैंने जितना पढ़ा है सुना है लोगों से कि वो थोड़े एलिनिएट तो कर दिए गए थे, because सबको लगा कि शायद he is the guy who were the person in the other party. ठीक है ना, थोड़ा अजीब सा था ये. तो कुंबले भी हंसे, गैरी कर्स्टन भी हंसे. तो 7 मिनट की इंटरव्यू हुई, तो उनसे पूछा कि लाइक व्हाट इज़ योर विजन. उसमें रवि शास्त्री भी पैनल पे थे, रवि शास्त्री वाज आल्सो वन ऑफ द सिलेक्टर्स फॉर दैट कोच रोल. तो रवि शास्त्री ने आते ही पूछा उनसे कि आपका क्या विजन इंडियन टीम को लेके. तो इस मेरे को तो पता ही नहीं था कि मैंने यहाँ आना है, मैं तो इतने शॉर्ट नोटिस में, मेरा कोई विजन प्लान नहीं है. तो उनसे ये पूछा, अच्छा अभी हम लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारे हैं, तो आप ये बताओ कि व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी दैट साउथ अफ्रीका यूज्ड अगेंस्ट अस. तो उन्हें 3 से 4 मिनट का उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दिया. तो एवरीबडी वाज सो इम्प्रेस्ड, एंड ऑब्वियसली वो माइंड तो बन ही गया था कि ये बंदा बढ़िया है, क्योंकि रिकमेंडेशंस काफ़ी आ गई थी. तो ही बिकेम द कोच ऑफ इंडिया इन 7 मिनट्स इंटरव्यू विदाउट इवन हैविंग अप्लाइड फॉर दैट रोल एंड इवन हैविंग एनी विजन फॉर द इंडियन टीम. तो इट टुक हिज टाइम, स्वीट टाइम. तो उसमें इंडिया मैनेजर के साथ ही खेली काफ़ी टाइम. तो मतलब वो ही टुक हिज टाइम टू जॉइन इंडियन टीम,
तो जब वो आए तो सचिन तेंदुलकर ने आते उनसे सचिन से उन्होंने बात की कि यार तू मुझे बताओ व्हाट यू वांट फ्रॉम मी, कि अब मतलब अब ये सोचो प्लेइंग डेज में गैरी कर्स्टन ने आर्टिकल्स लिखे हैं सचिन को प्रेज करते हुए कि मतलब क्या बंदा है वो। ब्लूमफिल्टन में जब उन्होंने अपर कट मार के 155 मारी थी जो सहवाग की डेब्यू इनिंग्स थी टेस्ट में एंड ऑल के बारे में, कि लुक एट द इनोवेशन दिस गाय इज एबल टू ब्रिंग विद इन द मैच एंड ऑल। तो उस बंदे को गैरी कर्स्टन क्या कोच करते हैं। और गैरी कर्स्टन इज अ वेरी डॉजी, मतलब आई वुड से डॉजी नहीं बोलूँगा, डॉजी इज नॉट द राइट वर्ड, आई वुड से वेरी आई थिंक हार्ड फॉर्ड क्रिकेटर एक बंदे थे वो। ऐसे बंदे नहीं थे कि जो मतलब लारा टाइप्स वाले फ्लैम्बॉयंस वाले बंदे नहीं थे, मतलब वो जोड़ के बने वाले प्लेयर्स थे कि जिन्होंने मतलब अपनी मेहनत पे चीज़ें अचीव की थी, ऐसे टाइप वाले बंदे। तो ऐसी सचिन की ऑम है तो आगे बोलते सचिन को कि भाई मैं अब क्या तुझे सिखाऊंगा, बोलो व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। सचिन सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ही सेड आई वांट यू टू बी माय फ्रेंड। क्या आई वांट दैट दिस, कि उनको क्या लगा कि 2005-6 में क्या हुआ सचिन के साथ कि बिकॉज एलिनेट हो गए थे, एलिनेट हुआ मैं बिकॉज एक मेरे पास गांगुली वाज नॉट इन द टीम माय फ्रेंड, ठीक है ना, मेरे जो हमारा कोर ग्रुप था वो डिस्टर्ब हो चुका था। द्रविड बिकॉज इज दैट इंट्रोवर्टिश काइंड ऑफ अ गाय एंड प्लस ऑब्वियसली वो ट्रस्ट फैक्टर भी नहीं था कि मैं कुछ जाके शेयर करूँ वो सीधा वहाँ पहुँच जाए। तो उस चक्कर में ही सफर्ड एज अ प्लेयर। अगर आप देखोगे ना स्टार्ट्स भी तो सचिन के वो सबसे गंदे ईयर्स थे। मतलब इतना तक भी था कि ग्रेग चैपल के ही बड़े भाई एन चैपल ने आर्टिकल लिख दिया था, मिरर मिरर हु इज़ द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड। अगर सचिन मिरर के सामने खड़ के आज पूछेंगे, वो बड़ी फेमस इंग्लिश स्टोरी है ना कि मिरर में हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड टाइप वाला, कि मिरर मिरर हु इज द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड, तो मिरर बोलेगा लारा नॉट सचिन एंड सचिन शुड आइडली रिटायर एंड ही इवन थॉट ऑफ रिटायरिंग। वो तो विविन रिचर्ड्स जो उनके आइडल थे उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड कप और खेल। 2007 के बाद सचिन वांटेड टू रिटायर, मतलब इतना वो मेंटली टूट चुके थे। तो उस टाइम आके गैरी कर्स्टन को आके यू जस्ट बी माई फ्रेंड एंड जस्ट इमेजिन 2008 से 2011 जो गैरी कर्स्टन कोच रहे, सचिन ने 18 इंटरनेशनल हंड्रेड्स मारी हैं। सचिन की 81 इंटरनेशनल हंड्रेड्स थी और उसके बाद उन्हें 99 हंड्रेड तक गए। 18 इंटरनेशनल हंड्रेड उस टाइम पे जो प्लेयर लोग कहते हैं डन एंड डस्टेड। इसका मतलब मेंटल गेम कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो गैरी कर्स्टन वाज नॉट समबडी हु वाज लाइक टेक्निकली एज साउंड एज यू कैन से ग्रेग चैपल, बट ही ब्रॉट दैट कल्चर। प्लस उसके बाद अगले कुंबले इज ऑल्सो द अल्फा मेल, यू नो दैट ही इज दैट अल्फा मेल काइंड ऑफ अ गाय। और जो अगला ऑर्गेनिक हेयर बना धोनी, वो तो आज तक हमें पता है कि सबसे बड़े अल्फा मेल है। मतलब ये सोचो कि सीएसके चलते उनके हिसाब से है, तो उनको कोच भी कैसा चाहिए था जहाँ गेम किस अकॉर्डिंगली चले। धोनी अगर उनकी मूवी भी देखी तो उसमें वो कहते हैं कि अगर मुझे अपनी टीम नहीं मिलेगी तो मैं कैप्टन भी नहीं बनना चाहता, ये वो सब चीज़ें। तो ही इज वन गाय की दिस इज माई विजन, दिस इज व्हाट आई वांट टू ब्रिंग। और टैक्टिकली ब्रिलियंट भी बहुत थे यार। एक क्लासिकल एग्जाम्पल पता क्या कि मैंने 2008 बीजीटी थी इंडिया में, नॉट द ऑस्ट्रेलिया वन, इंडिया में थी। 4 टेस्ट मैच थे। 2 टेस्ट मैच हम धोनी की कैप्टनसी में जीते अकेले थे, 2 हम कुंबले की कैप्टनसी में खेले थे। कुंबले की कैप्टनसी वाले दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ हुए थे शायद, और धोनी की कैप्टनसी वाले दोनों टेस्ट मैच हम जीते थे। और वो ना क्लियर दिखा था कि द वे धोनी वॉज एबल टू ब्रिंग द टैक्टिकल सुपियोरिटी इनटू लाइक हिज प्लान्स, वो कुंबले से भी एक लेवल ऊपर था। तो वहाँ तो मुझे याद है यार, मैं तो बच्चा ही था उस टाइम पे, रिलेटिवली 22-23 साल का, और मैंने ये विश किया था यार कि शायद धोनी हमारे फुल टाइम कैप्टन बन जाए टेस्ट में। ये वाइस कैप्टन क्यों है कि कुंबले वो लेवल नहीं लेके आ पा रहे जो धोनी टैक्टिकल ब्रिलियंस ऑन द फील्ड लेके आ पा रहे हैं। एंड देन बड़ा वो भी मतलब कुंबले को इतना पसंद नहीं आया था। क्लियरली रिमेंबर कि वन ऑफ द टेस्ट मैचेस इंडिया वन एंड कुंबले वॉज इंजर्ड, वॉज नॉट देयर। एंड जब आके रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा था, कुंबले वॉज नॉट हैप्पी विद इट। बट ऑब्वियसली चलो उस टाइम पे चीज़ें फिर भी एमिकेबली हो गई एंड कुंबले रिटायर्ड ऑल्सो एंड देन धोनी वॉज एबल टू टेक इट ओवर एंड देन इंडिया बिकेम द वर्ल्ड बीटर्स। लाइक हम ओडीआई वर्ल्ड कप जीते, हम टेस्ट में नंबर 1 टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड बने। मतलब एवरीथिंग वॉज ब्रिलियंट बिकॉज 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी वो तो चलो बाद में हुई ना, वो तो कोच ही बदल गए। तो 2008 से 11 में क्या हुआ कि somebody who brought that man management skill again, brilliant, that team environment was good. अभी सोचो बड़ी फेमस सी स्टोरी है कि जब गैरी कर्स्टन आए उन्होंने पहले 4 टीम्स बनाई ABCD करके, और उनको टास्क क्या दिया बेंगलुरु लेके जाके कि ये चारों टीम्स को एक फिल्म बनानी है। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ नहीं था, यू हैव टू मेक अ फिल्म। तो सोचो मतलब कि आई वांट टू सी कि आपका क्या, सचिन की टीम एक फिल्म बनाएगी, कुंबले की टीम एक फिल्म बनाएगी। तो ही बेसिकली वांटेड टू ब्रिंग दैट कोहेरेंस इन द टीम अगेन। उनको लगा कि यार इतने लेजेंड्स बैठे हैं,
and if they are not on the talking terms, or if there is some friction due to XYZ reason, so this team cannot go forward. So I need to maybe break the ice, need to get them back on track. So he brought some amazing ways of doing all these things. तो उसके बाद just imagine कि उसका benefit क्या हुआ कि India became the world beaters. And वो मतलब आप सोचो कि इस लेवल पे जब आप होते हो, स्किल का 19-21 का फर्क होता है, मेन सारी गेम किसकी है? मेंटल. ठीक है ना. और टेक्निकलिटीज तो चाहिए, टेक्निकल सुपीरियरिटी तो चाहिए, पर ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो 2011 में गैरी कर्स्टन सेड कि बहुत हो गया, वर्ल्ड कप भी जीत गया, यंग फैमिली, आई नीड टू लुक बैक टू देम. तो इंडिया को लगा यार कि अब एक चीज़ तो अचीव हमने कर ली कि नाउ वी आर अ कोहेरेंट यूनिट, थिंग्स आर गोइंग रियली वेल, सब कुछ सही चल रहा है. अब ना एक ऐसा कोच लेके आते हैं जो हमें और मॉडर्नाइज करेगा इन टर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ टैक्टिक्स, ताकि जो हमारा ड्रीम है कि वी रूल द क्रिकेटिंग वर्ल्ड बाय विनिंग इन सेना, वो भी पूरा हो सके. तो फिर दिमाग में आया कि यार एक बंदा जिसने इंग्लैंड को 99 से लेकर 2007 में एक प्रोफेशनल टेस्ट टीम बनाया, 2005 की एशेज भी जितवाई, ठीक है ना, और टक्कर दी, इस लेवल तक बना दिया कि 2010 में इंग्लैंड घर में भी जाके हरा के आई ऑस्ट्रेलिया को, एंड इंडिया को भी हराया उन्होंने, बड़ा कुछ हुआ है. ऑल्सो कि दे बिकेम अ नंबर 1 टेस्ट टीम बाय सम डिस्टेंस. काफ़ी वो जो उसके जो बीज जिस बंदे ने बोए, डंगन फ्लेचर, उसी को लेके आते हैं वापस. तो फिर 11 में डंगन फ्लेचर आ गए, उन्होंने भी काफ़ी काम किया. उनका टेन्योर ना थोड़ा अंडर द रडार चला जाता है, बिकॉज उस टाइम पे जो हमारे सेलिब्रेटेड स्टार्स थे वो निकलने शुरू हो गए थे, सचिन, लक्ष्मण. तो वो काफ़ी लोगों का ना ये होता था कि अब तो मैं क्रिकेट देखूंगा ही नहीं, ये है वो है. उस चक्कर में उतना सेलिब्रेट नहीं हो पाया उनका एरा. बट जब को सोचो हमने उस एरा में भी क्या क्या नहीं अचीव किया. हमने 2013 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से घर पे हराया BGT में, जो कि कहाँ वाइट वॉश कहाँ हुई थी उससे पहले, ठीक है. फिर हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती जो कि एक ICC ट्रॉफी थी, ठीक है ना. फिर हमने 2014 वर्ल्ड कप में भी फाइनल्स बड़ी क्लोजली हारा, मतलब आइडिया में जीत जाना चाहिए था, मतलब फाइनल्स तक तो बड़े मतलब क्लिनिकली ही पहुंचे थे. तब सोचो कि मेजर अचीवमेंट्स हो रही थी, ऐसा नहीं था कि नहीं हो रही थी, ठीक है ना. मतलब हमने ये चीज़ें करके दिखाई, एंड स्टिल वो टेन्योर थोड़ा अंडर द रडार था. उसके बाद क्या हुआ कि हम इंग्लैंड में बहुत बुरी तरह हारे 2014 में. तो फिर BCCI को लगा कि यार स्टेक्स सब इतने ऊपर हो. उस टाइम तो पैसा इतना आ चुका था ना IPL के कारण कि सोचो कि यार 2003-4 BGT हम ऑस्ट्रेलिया खेलने गए थे, तो हमारे पास कुकुबरा बॉल खरीदने के पैसे नहीं थे. तो हम SG बॉल से प्रैक्टिस करते थे, इवन इन नेट प्रैक्टिस एंड ऑल. बिकॉज अगर आप सोचो तो 25,000 की एक बॉल आती है, तो आपको 200 बॉल्स प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो 50 लाख रुपए हमारे पास लगाने के लिए नहीं थे. और 2015 वर्ल्ड कप में हमने पर्थ का स्टेडियम अपना पूरा बुक कर लिया था कि भाई ये हमारा स्टेशन है, हम यहीं रुकने वाले हैं. मनी दैट IPL ब्रॉट इन, थिंग्स आर लाइक इनसेन यार. बहुत ही इनसेन चीज़ों पे हम चले गए. मतलब सोच ही नहीं सकते, कंपेयर ही नहीं कर सकते कि कहानी कहाँ से कहाँ आ गई. तो अब 2014 में जब हम इंग्लैंड में हारे, न्यूजीलैंड में हारे, साउथ अफ्रीका में हारे, तो वो जो ड्रीम ऑफ विनिंग सेना था वो तो हुआ ही नहीं. तो हमें लगा यार कि हम अभी भी ग्लोबल इमेजिनेशन तो कैप्चर कर नहीं पाएंगे. वी कांट बी दैट कि हाँ वी आर लाइक कि होता क्या है किसी भी स्पोर्ट्स में, जब पैसा आता है उसके साथ फिर डोमिनेंस भी आती है. दिस इज व्हाट वी सी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑल्सो, कि US में जिन जिन स्पोर्ट्स में पैसा आया उनकी वर्ल्ड डोमिनेंस भी आई. तो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि रिचेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड बन गए हैं, पर वो परफॉर्मेंसेज में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. तो फिर इसलिए डंगन फ्लेचर के साथ ही डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बना दिए गए थे रवि शास्त्री ड्यूरिंग हिज टेन्योर. तो 8 महीने वो रहे ऐसे इन ऑल. तो 15 में फिर डंगन फ्लेचर जब वर्ल्ड कप हारे तो उनकी टाटा बाय बाय हो गया, बिकॉज जो चीज़ें जीत रहे थे वो भी हारना शुरू हो गए. 14 में T20 फाइनल हार गए, 15 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए, BGT भी हार के आए 2-0. तो हम बेसिकली सेना तो पूरे ही हार गए ना. साउथ अफ्रीका में 1-0 हारे, जो कि हम वी वर कॉम्पिटिटिव स्टिल. न्यूजीलैंड में 1-0 हारे, फिर इंग्लैंड में तो डिबैकल ही था. ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो इवन दो वी वर लुकिंग गुड, और उस टाइम तक कैप्टन जो धोनी थे वो भी चले गए एज अ टेस्ट कैप्टन, क्योंकि उनको भी लगा कि यार इट इज़ टेकिंग टू मच टोल ऑन माई बॉडी, वांटेड टू प्रोलॉन्ग हिज करियर. और बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि उसके पीछे IPL मैच फिक्सिंग भी आई, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेरेंस भी आना शुरू हो गया क्रिकेट में. तो वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आने का वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि क्रिकेट को और प्रोफेशनलिज्म की तरफ धकेलना था. बिकॉज लग रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल सब चीज़ें आ गई, लोधा कमेटी बनी, तो कहीं वो टेक ओवर ऑफ क्रिकेट भी ना हो जाए, कि हमारी लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म के कारण कुछ और ना हो जाए. तो काफ़ी कुछ हुआ उस टाइम पे, लॉट ऑफ थिंग्स केम अप. 15 में फिर रवि शास्त्री आए एज एन इंटरिम
कोच कह लो या डायरेक्टर कह लो, और ही जेल्ड ब्रिलियंटली विद विराट कोहली इन टेस्ट. बहुत अच्छा होना शुरू हुआ इंडिया का फिर से. वहाँ पे भी वही, पर रवि शास्त्री ने, वैसे थे तो रवि शास्त्री भी क्या कहते हैं अल्फा मेल ही. नहीं यार, ही इज नहीं नॉट थे? एन अल्फा मेल. ये बहुत बड़ा मिस परसेप्शन है. ही इज समबडी हु इज अ वेरी गलेबल काइंड ऑफ अ पर्सन. वो अगर आपकी पर्सनालिटी उनसे मिल रही है ना, तो वो आपको अपनी पूरी ब्रीदिंग स्पेस देते हैं. मतलब ही इज वेरी अकोमोडेटिंग काइंड ऑफ अ पर्सन. तभी इतनी ज्यादा तो उनके, वो मतलब वो जोली हमेशा से ही थे. हाँ, दैट इज, तभी उन्होंने मतलब विराट, ऐसा नहीं कि सिर्फ विराट टेन्योर में वो दिखे नहीं, backseat लेते इसलिए हुए. उन्होंने विराट और धोनी को अपनी पूरी स्पेस दी कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू एंड आई विल डू माई मैनेजमेंट स्किल्स, और हम इसे अच्छा करेंगे. तो इंडियन टीम फिर से उठनी शुरू हुई थोड़ी थोड़ी. साउथ अफ्रीका इंडिया आई, हमने उनको हराया. वो पता नहीं कितने सालों बाद एक कोई सीरीज़ हारे, अवे टेस्ट सीरीज़ हारे. नहीं तो जीतती आ रहे थे. साउथ अफ्रीका को रवांडा में उस टाइम आसान बात नहीं थी, हर जगह जीत रहे थे वो. तो वो हुआ. फिर उसके बाद लगा कि अब रवि शास्त्री ऑल्सो आई थिंक wanted it to be in a more formalized manner. फिर बीसीसीआई को लगा कि बिकॉज ओबियसली लोधा कमेटी वाज ऑलरेडी इन प्लेस कि हम अपने विम्स एंड फैंसीज अकॉर्डिंगली चलेंगे, अब शायद इसे हमें थोड़ा स्ट्रक्चर देना पड़ेगा. तो प्रॉपर इलेक्शंस होंगे, सब होगा, वैसे आएगा कोच. तो इलेक्शंस हुए, उसमें अनिल कुंबले वन, ही बिकेम द कोच. उससे पहले इंटरिम पीरियड के लिए बीच में संजय मांगर भी आए एज अ कोच. तो अनिल कुंबले आने से फिर से कहानी कहाँ बदली कि अनिल कुंबले एंड विराट कोहली, ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स. अगर अनिल कुंबले कोच हटने के बाद भी विराट कोहली के रिसेप्शन पे गए थे, तो अगर आप किसी के साथ सेम पिक्चर पे नहीं थे तो शायद आप उसकी रिसेप्शन पे तो ना जाते. बट द थिंग इज नाउ वी हैड 2 अल्फा मेल्स अगेन इन द सेम ड्रेसिंग रूम. विराट कोहली जो अपना एक बड़े वोलेटाइल से कैप्टन थे, जो अपने हिसाब से चीज़ें चलाते थे, हर मैच में प्लेइंग 11 चेंज हो रहा होता था. और ऑन द कॉन्ट्री वी हैड अनिल कुंबले जो भी आर्टिकुलेशन में वन ऑफ द मोस्ट वेल थॉट आउट पर्सन्स में से हैं. तो प्रिटी सिमिलर सी पर्सनालिटी वर टुगेदर, और जिनको अपने हिसाब से चीज़ें चलानी पसंद है, जिनको मतलब कह लो ना कि जूता अगर यहाँ से यहाँ पड़ा है तो वो चिढ़ जाएंगे, उस टाइप के लोग. एंड होम टेस्ट सीरीज़ में तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, चीज़ें अच्छी भी हो रही थी. बट थोड़ी थोड़ी कहानी बिगड़नी शुरू हुई बीजीटी के अंदर. बीजीटी ना एक बहुत ही ज़्यादा पिविटल सा मोमेंट था विराट कोहली के करियर में भी. एक तो उनका थोड़ा सा बैटिंग फॉर्म उस सीरीज़ में डिप हुआ, प्लस ही बिकेम आई थिंक काइंड ऑफ अ नेगेटिव पोर्ट्रेल हुआ उनका मीडिया में, बिकॉज ही बिकेम दैट aggressive guy who was getting under the skin of the opposition also very significantly. उन्होंने स्मिथ का वो जो ब्रेन फेड मोमेंट कहते हैं, जहाँ वो ड्रेसिंग रूम से डीआरएस का पूछ रहे होते थे, वो पकड़ा. मैक्सवेल के साथ उनका कन्फ्रंटेशन हुआ जब उनको शोल्डर इंजरी हुई. तो ये करते करते वो खुद भी बड़ी अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे उस सीरीज़ में. तो वहाँ पे ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ में उनकी बहुत सारी चीज़ें भी चल रही थी. तो because obviously his personal life was also taking a turn and everything. तो जब धर्मशाला में 4th टेस्ट मैच आया, वहाँ विराट कोहली had to sit out because he was not fit. रहाणे became the captain for that test match. But obviously गेम चलाने वाले तो अभी विराट कोहली थे. तो उस विकेट पे, बिकॉज धर्मशाला आपको पता है ट्रेडिशनली कैसी विकेट है, उस विकेट पे विराट कोहली पेसर खिलाना चाहते थे. बट कुंबले को लगा कि हमें शायद कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, कि हमें एक अननोन चीज़ अनलॉक करनी पड़ेगी अगर इस स्टेबल ऑस्ट्रेलियन बैटिंग यूनिट को हिलाना है, जिसमें स्पेशली स्मिथ, मैक्सवेल, ये सब काफ़ी थे. मैक्सवेल ने रणजी टेस्ट मैच में 100 किया था, स्मिथ ने 100 किया था, और स्मिथ तो पूरी सीरीज़ ही करते आ रहे थे. तो वहाँ पे अनिल कुंबले वांटेड कुलदीप यादव टू प्ले एज अ ट्रम्प कार्ड, और इस चीज़ के बिल्कुल भी विराट कोहली हक में नहीं थे. एंड हुआ क्या, कुंबले ने अपनी चलाई, कुलदीप यादव खेले, और उन्होंने एक ही स्पेल में टेस्ट मैच बदल दिया. मतलब फिर से आई थिंक उस टेस्ट मैच में भी स्मिथ का 100 आया था, एंड ऑस्ट्रेलिया वाज रनिंग अवे विद द मैच, बट इन वन स्पेल ही चेंज द गेम. तो अब सोचो, एक कोच अपने कैप्टन से लड़के एक डिसीजन लेता है, एंड दैट डिसीजन बिकम्स द पिवटल मोमेंट इन दैट सीरीज, जो सबसे सेलिब्रेटेड सीरीज में से एक है पीजीटी. क्योंकि इंग्लैंड को तो हमने पैक कर दिया था. इंग्लैंड तो इंडिया आके तब बुरी तरह हार के गई थी, हमने 4-0 से उड़ाना था उनको. पर ऑस्ट्रेलिया वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव. स्मिथ वॉज अ डिफरेंट बीस्ट. हम पहला टेस्ट मैच बुरी तरह हारे थे, सेकंड टेस्ट मैच हम बैंगलोर में रो के जीते थे, मतलब उसमें ब्रिलियंट स्पेल ऑफ अश्विन सेव्ड अस. एंड थर्ड टेस्ट मैच रांची ड्रॉ हुआ. फोर्थ टेस्ट मैच अगर हम हार जाते तो हम बीजीटी हार जाते. इतने पिविटल मोमेंट ऑफ द सीरीज, एंड शायद वन ऑफ द मोस्ट पिविटल मोमेंट्स ऑफ विराट कोहलीज करियर ऑल्सो. अ डिसीजन
was taken against his will. तो वहाँ से उनका और कुंबले का फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया. और एक और रीजन भी था, उसी टाइम 2017 में धोनी डिसाइडेड टू क्विट. और उस टाइम 2017 में वाइट बॉल क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे कुंबले ने रोहित शर्मा को बैक किया एज द नेक्स्ट वाइट बॉल कैप्टन ऑफ इंडिया, बिकॉज वो ऑलरेडी 2 IPL जीत चुके थे, 13 और 15 का. ठीक है ना. प्लस उनको लग रहा था कि मतलब जो टैक्टिकल ब्रिलियंस धोनी लेके आते हैं, अगर उसके राइट कोई हेयर नेक्स्ट टू द क्राउन है वो रोहित शर्मा है. तो ही वांटेड रोहित शर्मा टू बी द वाइट बॉल कैप्टन इन 2017. ठीक है ना. 2017 में से भी चेंज हो रहा था, और ये चीज़ तो कोहली से बिल्कुल फिर बर्दाश्त होनी ही नहीं थी कि टेस्ट में इंटरफेरेंस शुरू हो गई, यहाँ भी मैं वाइट बॉल कैप्टन नहीं होना चाहिए. तो देन द फ्रिक्शन स्टार्टेड. तो फिर कैंप्स बनने भी शुरू हुए थोड़े बहुत. तो उस चक्कर में करते बट द रिजल्ट्स वर कमिंग आउट. वी वर विनिंग सीरीज फेयर एंड स्क्वायर. हम टेस्ट मैचेस जीत रहे थे, घर पे तो इनविंसिबल ही हो गए थे. बट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल बिकेम दैट पिवटल मोमेंट वेयर हम लीप्स एंड बाउंड्स अहेड थे उस पाकिस्तान टीम से. और उस फाइनल में भी कहानी डिफरेंट हुई. फाइनल में क्या हुआ कि टॉस जीती इंडिया थी, और हमने लीग मैचेस में पाकिस्तान के अगेंस्ट फर्स्ट बैट करके उनको बुरी तरह रौंदा था. मतलब आई थिंक कुछ 150 रन से हराया था एवरीबडी. और सेमीफाइनल में एक नया प्लेयर आया था, फ़खर जमान, जो उसका 3rd ODI था. उसने सेमीफाइनल में आई थिंक इंग्लैंड के अगेंस्ट था और 100+ की पार्टनरशिप की थी अजहर अली के साथ, और बहुत प्यारा मैच जिताया था. तो कुंबले वॉज वेरी ऑफ द फैक्ट कि ये पाकिस्तान टीम को इतना लाइटली लेनी चाहिए नहीं था, बिकॉज ही इज ऑल्सो दैट टेक्निकल ब्रिलियंस गाय. तो टॉस जीतने के बाद ही वांटेड दैट इंडिया शुड बैट फर्स्ट. एंड आई थिंक जितना बाकी थिंक टैंक वाले लोग थे, रोहित शर्मा, धोनी, शायद उनका भी यही ओपिनियन था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. धोनी, रोहित शर्मा, आई थिंक कुंबले, दे वर प्रीटी मच ऑन द सेम पेज कि वी शुड बैट फर्स्ट एंड वी शुड बैट आउट पाकिस्तान आउट ऑफ द फाइनल्स, बिकॉज सेफ है, सही है, बढ़िया है. कोहली हैड अ डिफरेंट ओपिनियन. ही सेड नहीं, हम चेस करेंगे एंड आई वांट टू टेक देम डाउन फॉर 230. एंड मैं फिर जैसे हमने सेमीफाइनल्स अभी बांग्लादेश को हराया है कि मैंने और रोहित ने ऑलमोस्ट 100s की एंड हमने 9 विकेट से हराया, ऐसे बेइज्जती करके इनको रौंद देंगे कि चेज मास्टर, ये वो टाइप्स वाली कहानी. वो उल्टी पड़ गई. वो फ़खर जमान जिसका डर था, उसका 4th ODI था, वो उस सीरीज़ में उसका डेब्यू हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में. सीरीज़ के पहले मैच में वो था नहीं जब इंडिया जीती थी, और बाद में आया था. तो कुंबले वॉज कीपिंग एन आई ऑन हिम, और ऑब्वियसली ही इज़ ऑल्सो दैट वन ब्रिलियंट गाय. और जब फाइनल्स हुए उसमें हम बुरी तरह पिटे, सारी स्ट्रैटेजीज फेल हुई, और चेज़ करते हुए हमारी धज्जियाँ उड़ गई, पर खज्जे उड़ गए. 180 रन से हम फाइनल हारे. तो वहाँ पे फिर BCCI चुप तो नहीं रह सकती थी, क्योंकि ICC ट्रॉफी तो दूर होती जा रही थी. 13 के बाद 14 नहीं आई, 15 नहीं आई, 16 नहीं आई, 17 भी नहीं आई. तो ठीक है यार, कैप्टनसी चल रही है, बट अब तो हम वर्ल्ड पावर बनने वाले हैं, तो अब हमारी ट्रॉफीज़ क्यों नहीं आ रही? तो हम यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें कर रहे हैं. IPL हैज़ मेड अस सच अ बिग थिंग. 17 में फिर रोहित शर्मा भी IPL जीत चुके थे, 3रा IPL आ चुका था उनके पास. ठीक है ना. और एट द सेम टाइम यहाँ हम एक मतलब पाकिस्तान जो हमारे से ODI में, मुझे याद है कि जो पहला ODI मैच हम जीते थे तो उसमें रवीश राजा ने कहा था देयर इज अ ह्यूज गल्फ बिटवीन द 2 साइड्स. ऐसी बात हुई. तो उस टीम से भी हम इतनी बुरी तरह ऐसे नहीं क्लोज मैच हारे, हम 180 रन से हार के आए थे. देन मतलब ऑब्वियसली कोहली वॉज मेड टू सिट एंड वॉज आस्क्ड कि क्या चल रहा है. तो ही सेड कि यार आई एम नॉट ऑन द सेम पेज, हम तो 6 महीने से बात भी नहीं कर रहे हैं. तो ये कहानी है. तो फिर ऑब्वियसली वेरी अगली स्पैट, कुंबले वॉज टेकन डाउन बिकॉज 2 अल्फा मेल्स कैसे. ऐसा नहीं था कि वो पर्सनल लेवल पे उनकी कहानी बिगड़ी, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि उसके बाद जब कोहली की शादी हुई, उसकी रिसेप्शन जब दिल्ली में हुई थी, तो उसमें भी कुंबले गए थे अपनी वाइफ के साथ. आप चेक कर सकते हैं मीडिया न्यूज़ एंड एवरीथिंग. तो ऐसा नहीं था कि उनका पर्सनल कोई रिफ्ट आया, बट दे वर नॉट जेलिंग टुगेदर बिकॉज 2 अल्फा मेल नहीं रह सकते थे. ठीक है ना. वहाँ वो कहानी हो ही नहीं सकती थी. तो ऑब्वियसली देन रवि शास्त्री वॉज ब्रॉट इन बिकॉज ही वॉज गिविंग रिजल्ट्स, ही वॉज मेकिंग दैट पीस विद विराट कोहली बीइंग द अल्फा मेल. तो फिर उसके बाद वो वापस आए, फिर से रिजल्ट्स आने शुरू हुए. दो वी डिडंट स्टार्ट विनिंग द टेस्ट सीरीज, बट वी वर कंपीटिंग. हमने साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच जीता, इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच जीता, हम BGT जीत गए, जो कि बहुत बड़ी बात थी. पर फिर वर्ल्ड कप डिबैकल हुआ 19 का, सेमीफाइनल हारे. फिर अब वो जो वोलेटिलिटी थी विराट कोहली की पर्सनालिटी के अराउंड, वो डिस्कस होना शुरू हुआ. और एक और चीज़ हो गई, क्या रोहित शर्मा 4था IPL भी जीत गए 2019 में. तो एक बंदे के वाइट बॉल क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और एक के नहीं. दूसरा ICC ट्रॉफी जितवा ही नहीं पा रहा, जबकि हम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम चल रहे हैं.
ठीक है ना, तो फिर वो कहानियाँ चेंज होनी शुरू हुई और वो फिर कहीं ना कहीं दिखना शुरू हुआ कि अब विराट कोहली पे प्रेशर है, बिकॉज उसके बाद जो न्यूजीलैंड सीरीज हुई 2020 की जस्ट बिफोर कोविड, उसमें विराट कोहली वाज नॉट विराट कोहली, वो दिखे नहीं विराट कोहली। जैसे कोविड आ गया तो वो चीज़ें छुप गई, नहीं तो वो 19 वर्ल्ड कप के बाद ही चीज़ें थोड़ी बहुत बिखरने लगी, क्योंकि उसके बाद रोहित शर्मा बिकेम द ओपनर इन टेस्ट एंड ही अनलॉक्ड हिमसेल्फ, बिकेम द रियल बीस्ट। आते उन्होंने अपने पहले टेस्ट मैच एज एन ओपनर में 200 कर दी, बोथ इनिंग्स में 100, अलग लेवल की कहानी निकल गई। तो वो वर्ल्ड कप में 500 करके भी आ रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि नाउ ही इज़ नॉट द नंबर 1 बैटर इन द टीम ऑल्सो, बिकॉज हिज टेस्ट रिटर्न्स, वाइट बॉल रिटर्न्स वर इनसेन, ही हैड 4 IPL ट्रॉफीज, एवरीथिंग, लाइक उनका ग्राफ अपवर्ड ज़्यादा था, कोहली का ग्राफ ऑन द कॉन्ट्री डाउन आना शुरू हो गया। कोविड में चीज़ें रुक गई, बट देन BGT में, जिसमें पहले 36 ऑल आउट वॉज आई थिंक द लोवेस्ट पॉइंट इन कोहलीज कैप्टनसी करियर। तो वहाँ उसके बाद जब वो बाहर गए तो इंडिया उल्टा वो BGT जीत गई, तो क्वेश्चन मार्क्स और आने शुरू हुए। तो फिर वहाँ से चीज़ें तो ख़राब होनी शुरू हो गई थी 21 के स्टार्टिंग से। बट द प्रॉब्लम वॉज कोहली एज अ स्टार इन द इंडियन इकोसिस्टम वाज सो बिग कि आप उनको नहीं रिप्लेस कर सकते थे। बिकॉज रोहित शर्मा ऑफ 21 अगर आप कंपेयर करो विद विराट कोहली, तो उनका फैन बेस, सोशल मीडिया प्रेजेंस, एवरीथिंग वर नॉट इवन क्लोज। मतलब डेविड एंड गोलायत वाली कहानी थी जो हम कहते हैं। तो आप नहीं ऐसा कर सकते थे कि वो मतलब कह रहे हो ना, दंगे करवाने वाली बात हो जाती है। और प्लस कोविड एरा में एवरीबडी वाज सो आई थिंक मच इनटू सोशल मीडिया कि हर कोई घर बैठा था, हर कोई हर छोटी छोटी चीज़ को ट्रैक कर रहा था। तो उस टाइम पे आप ऐसे बम नहीं फोड़ सकते थे, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर भी हो जाती। तो फिर वहाँ पे BCCI को कुछ नया करना पड़ा, उनको सौरव गांगुली जी को लेके आए, सौरव गांगुली को लेके आना पड़ा कि यार ये अब जो चीज़ें हैं ये सही तो नहीं जा रही हैं, बट कुछ करना भी पड़ेगा। तो उसके बाद बट हुआ क्या, हम इंग्लैंड गए और वहाँ 2-1 से आगे हो गए, और सेना कंट्री में ट्रॉफी हमारे हाथ में आ रही है, और उसके स्टार परफॉर्मर कौन थे? रोहित शर्मा। थिंग्स वर गोइंग वेल, अब करें क्या, कुछ तो होना था। लास्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच जो था, ओवल में आते हम टेस्ट मैच जीते थे, तो वहाँ पे एक बुक लॉन्च इवेंट के चलते रवि शास्त्री एंड विराट कोहली पे गाज गिरी, क्योंकि लगा कि उसके चक्कर में जो एक हफ्ते बाद IPL है वो भी जेपरडाइज हो सकता था, और IPL पे तो फिर BCCI कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती थी। तो लगा कि एज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस लेड आउट टू हिम वर नॉट प्रॉपर्ली फॉलोड। अब वी डोंट नो द बैक स्टोरी वेदर इट वॉज एन इवेंट ब्लोन आउट ऑफ द प्रपोजन्स जस्ट टू बेसिकली bring somebody down, or it's actually happened. We don't know that, because इतनी चीज़ें बाहर तो आनी पॉसिबल ही नहीं है कभी, और ये तो बहुत वेल केप्ट सीक्रेट्स ऑफ द इंडियन क्रिकेटिंग इकोसिस्टम है। तो फिर उसके बाद 2021 डिबैकल वाज अबाउट टू हैपन, वो तो होना ही था, बिकॉज कोहेरेंस नहीं थी, चीज़ें ख़राब थी, सब था। एंड फिर इनऑर्गेनिक वे में बहुत ही अगली स्पार्ट से विराट कोहली वॉज टेकन डाउन। और ऑब्वियसली अब आप सिर्फ कैप्टन को नहीं हटा सकते थे, बिकॉज अब आपने बहुत कुछ हिला दिया था। तो अब ऐसा नहीं होना था कि अब रोहित शर्मा के साथ जो नए कैप्टन बने, इन ऑर्गेनिक वे में बने, उनके साथ आप सेम कोच चला ही नहीं सकते थे। तो फिर आपको एक नया इंसान लेके आना पड़ा जो रोहित शर्मा की पर्सनालिटी को भी कॉम्प्लीमेंट करता हो, क्योंकि रोहित शर्मा एट दैट टाइम वॉज द पोस्टर बॉय ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट इन इंडिया विद 5 IPL ट्रॉफीज, विद hundreds at will, the number 1 test batter in the Indian side. Everything was like going brilliantly for him. Performances in Sena, whatever you would say, he was ticking all the boxes. तो वहाँ पे फिर आपको ऑब्वियसली कोई ऐसा इंसान लेके आना था जो फिर नेक्स्ट ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स के साथ भी सिस्टमैटिकली जेल हो सके। तो वो सिस्टम ड्रिवन प्लेयर चाहिए था, ताकि वो फिर एक इनऑर्गेनिक मूव ना लगे। तो फिर वो कौन हो सकते थे? राहुल द्रविड़, क्योंकि वो A टीम जूनियर क्रिकेट सबके साथ तो खेलते आ रहे थे। तो जो नेक्स्ट क्रॉप ऑफ टीम बन रही थी, या जो बन चुकी थी, योर ऋषभ पंत, योर जायसवाल, योर एवरीबडी, वो तो गिल्स एंड एवरीबडी ऑफ द इंडियन क्रिकेट, श्रेयस अय्यर, वो तो सब इनके हाथों से निकले थे, इनके बच्चे थे। तो उनको तो पता ही था कि यार ये तो जेल हो ही जाएंगे। तो मतलब ऑ में थे ऑफ राहुल द्रविड़। तो यहाँ फिर पावर शिफ्ट हुआ, बहुत कुछ चेंज हुआ, इंडियन क्रिकेट का तरीका चेंज हुआ, हमने अपनी अप्रोच बदली। और द्रविड़ वाज वन गाय हु टुक द डेटा गेम टू अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल,
कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। उन्होंने PhDs हायर किए और माइक्रो से माइक्रो चीज़ों पे काम हुआ कि हम ये सीरीज़ खा रहे तो क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। इतना ज़्यादा डेटा ड्रिवन अप्रोच इनटू इंडियन इकोसिस्टम आई। मैन मैनेजमेंट स्किल्स द्रविड़ के स्ट्रॉन्ग फोटेज नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली तभी 2006 का डिबैकल हुआ, 7 का डिबैकल हुआ, तो वो रोहित शर्मा का स्ट्रेंथ है। हाँ वो ऑब्वियसली रोहित का है, वो तो प्रिटी कह लो ना कि एक्सक्लूसिव कैप्टन, इंक्लूसिव नहीं है, जो बात अभी हमारे मतलब रॉबिन उत्थपा भाई साहब ने भी बोली। तो रोहित शर्मा तो ऑब्वियसली यार वो तो वन गाय हु वाज लाइक एल्डर ब्रदर काइंड ऑफ अ गाय, तो दैट वर्कड ब्रिलियंटली विद राहुल द्रविड़, हु वुड हैंडल द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट एंड दिस गाय वुड हैंडल द मैन मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट, जो कि विराट के टाइम पे ओपोजिट था। विराट वॉज द गाय ब्रिंगिंग इन द डिसीजन मेकिंग एंड ऑल द मैन मैनेजमेंट वाज डन बाय रवि शास्त्री। तो ऑब्वियसली वो देखो ना, इट्स लाइक हस्बैंड वाइफ वाली रिलेशनशिप है यार कोच और कैप्टन की, तो आपको वैसी सी ही कहानी रखनी पड़ेगी। यू नीड टू बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ओनली देन कहानी चल सकती है। अगर दोनों आपस में लड़ेंगे तो फिर तो डाइवोर्स ही होना और कुछ नहीं हो सकता इस चीज़ में। तो यू नीड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो फिर ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट ऑब्वियसली उस अलग लेवल पे चलेगी यार। उसके बाद तो हम 2023 वर्ल्ड कप तो चलो क्या ही डिस्कस करना, फिर हम 24 जीते, एक कहानी सेट हो गई। और मतलब काफ़ी कुछ हुआ यार उसके अंदर, क्योंकि द्रविड़ के बारे में तो इवन जो रोहित शर्मा की वाइफ है वो भी बोलते हैं कि ही इज़ द वर्क वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, की वो 3-3 4-4 बजे तक बैठ के स्ट्रैटेजी डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है ना, काफ़ी कुछ हुआ है, मतलब बड़े लेट ये वो हर माइक्रो डिस्कशंस का पार्ट। और रोहित शर्मा देखो यार, दिखने में लगता है ऊपर चीज़, मैं वही कहता हूँ जो लेजेंड्स एंड ऑल होते हैं ना ये प्लेयर्स, वो स्लो मो में पूरी चीज़ ले आता है। मुझे लगता है ये तो तुक्के से हो गया, ये विकेट आ गया, वो आ गया। इट्स अ प्रॉपर प्लानिंग, माइक्रोस पे गेम चल रही होती है। इट्स अ वेरी आई वुड से स्ट्रेसफुल सिनारियो। और वो पूरा मतलब एक जो थिएटर एक्सपीरियंस देना होता है ऑडियंस को, उसके जो छोटे छोटे सूत्रधार होते हैं ना, उनको बुनने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत कुछ लगता है। ओनली देन इट कम्स आउट एज अ वेरी गुड कोहेरेंट परफॉर्मेंस इन एवरीथिंग। तभी तो हम रौनते गए ना, हर टीम को अच्छा करते गए, कुछ चीज़ें सही करी, कुछ चीज़ें नहीं भी सही करी। तो फाइनली 2024 वर्ल्ड कप आया हमारे पास, बट ये किसी को नहीं पता था इस बार होगा कि नहीं होगा। हमारी टीम को कोई ज़्यादा दे नहीं रहे थे चांसेस, बिकॉज हमें लग रहा था कि शायद हम T20 स्टाइल में थोड़े आउटडेट हो चुके हैं। इसीलिए जब चेशा भाई साहब ने पहले से थोड़ा सा मन बनाना शुरू कर दिया था कि यार मुझे ना शायद एक ऐसा कोच चाहिए जो ट्रॉफी ला के मेरे हाथ में रख दे। वो कहानी हुई IPL 2024 में गौतम गंभीर जी के साथ, बिकॉज ही वॉन दैट ट्रॉफी। तो बिफोर द वर्ल्ड कप ऑलरेडी बात हो चुकी थी, बनने लग गई थी कि नेक्स्ट हेयर टू द क्राउन हैज़ टू बी गौतम गंभीर, बिकॉज ही वॉन द IPL। तो उनमें वो विनिंग मेंटालिटी है कि कहीं से भी नहीं थे वो क्रिकेट का पार्ट, एज अ कैप्टन भी जिता चुके हैं एंड एज अ कोच भी, और प्लस पॉलिटिक्स में थे यार, क्रिकेट का पार्ट भी नहीं थे। आउट ऑफ द ब्लू आए KKR के साथ और ट्रॉफी जिता के ले गए, और एक ऐसी टीम जो कंसिडरेशन सेट में भी नहीं थी कहीं पे, और कुछ चेंज भी नहीं हुआ टीम में ज़्यादा, कोई हो ही नहीं सकता था। कौन सा कोई ऑप्शन था, मिनी ऑप्शन ही था, कुछ तो और ज़्यादा नहीं था। तो करके दिखाया, तो ये तो होना चाहिए। लक्ष्मण जी के पास भी आई कहानी, पर लक्ष्मण वाज नॉट रेडी फॉर दिस, ही सेड कि मेरे को नहीं करना, बहुत स्ट्रेसफुल है चीज़ें। तो ऑब्वियसली फिर यही हुआ। 2024 में द्रविड़ जीत गए रोहित शर्मा के साथ ट्रॉफी। रोहित शर्मा ने रोका, पर द्रविड़ वाज लाइक यार बहुत हो गया, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, मैंने अब अपने बच्चे भी देखने हैं। और रोहित शर्मा को भी था कि यार ये अच्छी कहानी चल रही है हमारी दोनों मियाँ बीवी की, अब यहाँ कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। अब एंट्री होती है एक और अल्फा मेल की, was very different from what Rahul Dravid is. तो अब उनको कैसे कैप्टन सूट करेंगे? उनको जो शांत हो बिल्कुल, जो अपने हिसाब से कहानी ना चलाएं, जो इंजन गाड़ी के कौन बनेंगे, वो कोच साहब बनेंगे, और बनेंगे। को ऐसे में कैप्टन कौन बेटर रहते हैं, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव? सूर्य कुमार यादव फिट्स इनटू द बिल। जुड़ी कहानी, और फिर रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए, ठीक है ना। बट रोहित शर्मा के लिए वो एक ऑर्गेनिक वे नहीं था, बिकॉज उनके लिए चीज़ें चलती थी राहुल द्रविड़ के साथ कि बंदे मैं देखूंगा, आप टेक्निकलिटीज देखो। अब था कि नहीं, टेक्निकलिटीज से बंदे भी शायद कोच देखेंगे और कैप्टन अपने हिसाब से देखेंगे। तो दो दड़े बनने शुरू हुए, उसके कारण हम न्यूजीलैंड सीरीज भी हारे, उसके कारण हम BGT में भी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करवा के आए। बट तब तक फिर ऑब्वियसली BCCI हैड टू
फाइंड अ वे कि जिस बंदे को वो इतने धूम धड़के के साथ लेके आए, अल्टीमेट एम तो ट्रॉफी जितवाना था ना। तो ऑब्वियसली वो जनवरी में कहानी बैठी कि इफ़ वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स देन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोच और कैप्टनशिप दोनों ही बाहर निकालने पड़ेंगे। और फिर बेइज्जती वाली बात हो जाती है, तो वहाँ पे दे हैड टू जलप। प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए हुआ कि ये इनकोहेरेंस इतनी ज़्यादा देर तक क्यों रही, बिकॉज द MI एंगल ऑल्सो, बिकॉज रोहित ऑल्सो हैड टू गो थ्रू दिस सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग एट हिज फ्रेंचाइजी ऑल्सो। तो वो इट टेक्स अ टोल ऑन यू यार एज अ पर्सन कि आप एट द लाइक पीक ऑफ एवरीथिंग हो 2023 वर्ल्ड कप आपकी झोली में आ रहा है, वो गया और एकदम आपकी पूरी मलकियत हिलने शुरू हो गई। पहले आपसे MI गया, फिर आपसे इंडियन टीम जा रही है, तो सर्टन टाइम्स दोस इनसिक्योरिटीज एंड एवरीथिंग कम्स इन। लोगो यार, हम आज यूट्यूब पे एक इंसान एक कमेंट ऊपर नीचे कर जाता है और हम पूरी रात नहीं सो पाते, एक ही बार तो ठीक है ना, इट इम्पैक्ट्स। वहाँ पे द एंटायर कंट्री इज लुकिंग आफ्टर यू, आर द मोस्ट सेलिब्रेटेड गाय। विंबलडन देखने जा रहे हो तो यू आर ट्रीटेड लाइक द गॉड एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद एकदम से आपको लगता है कि यार मेरी जो वो मतलब शहनशाहत है और जो मलकियत है वो हिल रही है। तो इट टेक्स टाइम टू कम टू टर्म्स कि यार मे बी जिस बंदे में इतना इनसिक्योरिटी के साथ देख रहा हूँ वो भी ऐसा नहीं है, और उनको भी ये समझ आया होगा कि नहीं यार अल्टीमेटली रिजल्ट्स तो आ रहे हैं। तो दिस चैंपियंस ट्रॉफी कैन बी दैट पिवटल मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट वेयर वी माइट सी दैट कोचेस एंड कैप्टन्स जो भी आएंगे दे आर एबल टू आई थिंक bury their differences, able to marry things together better, and Indian cricket का बहुत betterment हुआ। इंडिया के अगर कोचेस की बात करें, अगर इंडियन ओरिजिन के हैं, तो उसमें राहुल द्रविड़ सबसे एक्सीलेंट निकल के आए हैं व्हेन इट कम्स टू दिस डेटा ड्रिवन अप्रोच। In terms of a lot of things I would say, because results everything has fallen into place, बहुत सही रहे। मतलब यार रवि शास्त्री भी टेक्निकली तो बहुत ब्रिलियंट आदमी है, बिकॉज मैं 98 का इंसिडेंट भी बताया था कि जब शेन वॉर्न इंडिया आ रहे थे तो सचिन ने उनकी हेल्प ली थी कि हाउ शुड आई टैकल हिम, और बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं। बट अपने उसके हिसाब के बंदे, ही अंडरस्टैंड्स हिज फ्रेमवर्क एंड हिज लिमिटेशंस उस चीज़ में। राहुल द्रविड़ नो डाउट यार, मतलब मैं अभी आई थिंक एक रील देख रहा था या कोई वीडियो देख रहा था उसमें जेरोड किम्बर का, उसमें वो कह रहे थे कि अगर आपको कभी ये समझना है कि व्हेनेवर, कहते हैं मैंने ना ये देख रहा हूँ कि जितने कमेंटेटर्स एंड ऑल क्रिकेटर्स बनते हैं ना, वो जस्ट टू बेसिकली कम डाउन टू दोस कम्युनिकेशन लेयर्स विद द पीपल, अपने कंटेंट को बहुत डम डाउन कर देते हैं ताकि आम इंसान से वो कनेक्ट कर पाएँ, तो ताकि हम इतनी टेक्निकल जार्गन्स ना बोले कि ऊपर से निकल जाए। तो क्योंकि वो डम डाउन इतना हो जाता है कि दैट्स व्हाई वी सी कि यार हिंदी कमेंट्री, इंग्लिश कमेंट्री, ये कहानियाँ। कहते हैं राहुल द्रविड़ को जब 2008 या 9 में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, केविन पीटरसन ने कहा था कि प्लीज़ गिव मी टिप्स हाउ टू प्ले स्पिन बॉलिंग। कहते वो ईमेल अगर आप पढ़ो तो आपको समझ आएगा कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटर वो कैसे समझाता है, कि वहाँ इट वॉज नॉट द डम डाउन वर्जन ऑफ इट, इट वॉज लाइक प्रॉपर टेक्निकल जार्गन्स चल रही हैं वहाँ पे। इट्स अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ लिटरेचर इफ़ यू आर अ क्रिकेट नर्ड। वो चीज़ मतलब आई वुड से दिस इज व्हाट राहुल द्रविड़ इज ऑल अबाउट। समझ रहे हो, मतलब कि वो मे भी जैसे हम कंपनी में देखते हैं ना कि एक टॉप लेयर होती है, एक मिडिल लेयर होती है, एंड देन द बॉटम लेयर ऑफ द इकोसिस्टम होता है। तो राहुल द्रविड़ इज वेरी गुड विद द टॉप लेयर कि हाँ दिस इज माई विजन, दिस इज व्हाट आई वांट, ये वो हम ऐसे जीतेंगे। उसे डम डाउन वर्जन तक लेके आना फॉर द वर्कर्स, जो बेसिकली आप कह लो कि टीम है, वो रोहित शर्मा करते हैं। अबे यार क्या कर रहे ला यार, ये मत कर, वो मत। तो वो स्मार्टनेस भी तो आप में होनी चाहिए ना कि आपको टेक्निकल नुएंसेस समझ आती है, दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट राहुल द्रविड़ इज टॉकिंग एट द टॉप लेयर एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट and then able to dumb it down for the people who are just new to the ecosystem, who might not be that blessed when it comes to all those technical. जो बंदा डेब्यू कर रहा है उसको क्या पता होगा। And that's why देखो वो जो 2024 की इंग्लैंड सीरीज है जिसमें ये विराट भी नहीं थे और ये सब न्यू डेब्यूटेंट्स आए थे और हमने बेसबॉल की धज्जियां उड़ाई थी, जिससे हमारा भी करियर शुरू हुआ था एज अ पॉडकास्टर। उस सीरीज में यही खासियत थी। उस सीरीज में राहुल द्रविड़ वाज द रिंग मैन, ही वाज द वन हु हैड बिल्ड द एंटायर strategy and entire ecosystem at the top layer, communicated it to Rohit Sharma. Obviously multiple layers of communication हुई होगी plan की, नहीं यार ये सही नहीं सही वो उसके बाद, but the middle layer plan was then prepared by Rohit Sharma and he was able to dumb it down to the youngsters कि यार ये execution करना है हमने, and उस तरह से फिर इंग्लैंड की नैया लगाई गई।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. अब उसमें टॉप प्लेयर पे ऑब्वियसली वो विजनरी कितने हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजी, किस तरह से कंपनी का बड़ा विजन देख पा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज हाउ द एंटायर इकोसिस्टम हैज बीन क्रिएटेड एंड हैज बीन फंक्शनिंग. तो अब सिंस द स्टेक्स आर गोइंग अप एक्सपोनेंशियली, डेफिनेटली ये इतनी ईजी चीज़ें नहीं है, और इसलिए शायद इसमें अब मल्टीपल लोग भी आने शुरू हो गए हैं. इसमें स्पेशलाइजेशन होने लग गई है, बैटिंग कोच, ये कोच, वो कोच, ये सब चीज़ें. बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू आर ब्रांचिंग आउट एंड यू बिकमिंग अ मच बिगर ऑर्गेनाइजेशन, you need your top management to be more versatile and maybe more specific to a particular role also. So let's see चीज़ें कैसे होती हैं. But I think on totality, if I will have a bird's eye view to the Indian cricket, you will love it यार. कि जो nuances हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो इतनी beautifully structured है. हमें ऊपर मतलब एक ऑडियंस तक ना बहुत डम डाउन वर्जन ऑफ इट पहुंचता है, ताकि हमारे लिए वो डाइजेस्ट करना, ग्रास्प करना ईजी हो जाए. एंड दैट्स वाई हम फिर वो फैन वॉर्स इन सब चीज़ों का पार्ट बनते हैं, बातें करते हैं, मज़ेदार लगती हैं चीज़ें. बट एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल इट्स अ ब्यूटिफुली रन मशीनरी, जो कंस्ट्रक्शन में आने में उनको सालों लगे हैं. और हर बंदे का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, जिन्होंने अपने ब्लूप्रिंट्स एंड एवरीथिंग, द वे अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और आई वुड से एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, दिस इज हाउ दिस ब्यूटीफुल क्रिकेट इकोसिस्टम इन इंडिया हैज बीन क्रिएटेड. एंड उसके अंदर और भी बड़ी सारी एक्सटर्नल इंटरनल बहुत कुछ हुई हैं चीज़ें. सो थैंक यू सो मच सर. अच्छा खासा मतलब लेक्चर आज तो मिला है, पर हाँ उतना मतलब भी टेक्निकल बातें नहीं थी, कहानियाँ ज़्यादा थी. मेरे लिए जब वो 2000 वाला एरा स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मेरे लिए इंटरेस्टिंग ज़्यादा होना स्टार्ट हुआ. स्ट्रक्चर भी वही आया. हाँ, और उससे पहले तो मतलब चीज़ें पता ही नहीं है. एंड इवन 2000 भी याद नहीं है, 2003 से चीज़ें याद आती है मेरे को. तो उसके बाद ऑब्वियसली बहुत मज़ा आया मेरे को. एंड डेफिनेटली हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जो आपके टाइम से ही देखते आ रहे हैं, या इवन आपके पहले से भी देखते आ रहे हैं. तो रियली इंटरेस्टिंग टू नो कि उनका क्या फीडबैक है इस चीज़ को लेके. पर मतलब ये सर वो बातें हैं जो मुझे लगता नहीं है कि कोई सोचता भी होगा या बातें करता भी होगा. हम ऊपर से बात तो ये बोल देते, लड़ाई हो गई इनमें, ये हो गया, वो हो गया, पर एग्जैक्टली क्या रीजंस हैं, क्यों हैं, फिर क्या हर एक बंदे की इमेज बनती है, क्यों बनती है, कैसे बनती है. या इवन जो एक हमने पॉडकास्ट में ये बात भी करी है कि अपना रोहित शर्मा वाले में ही, कि दुनिया को लगता है कि विराट और रोहित शर्मा की लड़ाई है, एक्चुअल में इट्स नॉट दैट केस, इट्स द अदर वे अराउंड. यार ऑब्वियसली ठीक है, बहुत यार टू मच एट स्टेक फॉर देम यार. ये छोटी छोटी चीज़ों में लोग पढ़ने वाले नहीं होते. वही तो वो बल्कि PR स्ट्रेटजीज हैं जो चल रही हैं, समथिंग विच इज़ वे बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय देम. एंड अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो दिख जाता है. यार यू आर टॉकिंग अबाउट अ multi-billion-dollar इंडस्ट्री. तो वो ऐसे फीलिंग पे नहीं चल रही हैं. There have to be a structure to it. There has to be a big structure. They are very corporate-ish. They are very मतलब very, and it is becoming more and more professional every year. That is why the big business houses are coming in. तभी ओनर्स उनके बैठे हैं स्टेडियम्स में, बातें कर रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बिकम इवन बिगर एंड इट्स गोइंग टू, आई थिंक, कैच एवरीवन्स इमेजिनेशंस इन इयर्स टू कम. एंड मजा आएगा इस चीज़ को देख के. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना एंड बताना कोई इसके अराउंड कोई और कहानी जो हमने मिस करी हो. देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी हमने कुछ मिस भी किया हो. तो वो कोई भी इंस्टेंस जो आपको याद हो जो इस 2 घंटे के पॉडकास्ट में होना चाहिए था, वो नहीं करा, तो आप बताना. थैंक यू सर.